कोई इशू नहीं, कर दो। इस पे लिंक भेज देना। ओके, नेक्स्ट रुको। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सर लिंक भेज देना। So we have completed U बैक्टीरिया। U बैक्टीरिया हमने कंप्लीट किया हुआ है। U बैक्टीरिया में अपने बैक्टीरिया का शेप, साइज, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, ये सारी चीजें कवर की थी, है ना। इन जनरल मोनेरा इंक्लूड्स प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट में एक क्लासिकल एग्जांपल बैक्टीरिया, मतलब जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किंगडम मोनेरा में आते हैं एज पर 5 किंगडम। या फिर अगर 6 किंगडम का क्वेश्चन था तो मैंने आपको बताया कि वहां 2 किंगडम 2 डोमेन, आर्किया आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया। सो प्रोकैरियोट प्लेस्ड अंडर 2 डोमेन्स 2 किंगडम एज पर 6 किंगडम, या फिर किंगडम मोनेरा एज पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी। तो हमने बैक्टीरिया के बारे में सारा कुछ कंप्लीट किया है। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया के आगे, नेक्स्ट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया पे अगर मूव करते हैं तो हमें आर्की बैक्टीरिया पे स्टार्ट करना है ना। ओके, चैट बॉक्स ऑन हो गया है। मनी वर्मा, शिवानी, गुंजन, सरफराज, फरहीन, अंशिका, चारू, प्रशांत, अभिषेक, विधि एंड ऑल, हिमांशु, very good morning to all of you. सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप आएगा दैट इज आर्की बैक्टीरिया। हम पहले आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे, फिर हमें आज की क्लास में साइनो बैक्टीरिया पढ़ना है, ब्लू ग्रीन एल्गी, आफ्टर दैट माइकोप्लाज्मा एंड रे फंगी, माइसीलियल बैक्टीरिया, एंड देन किंगडम प्रोटिस्टा। आई थिंक हम इतना आज कंप्लीट कर पाएंगे। मीनू ने भी लिखा है गुड मॉर्निंग सर। महनाज हेलो सर, हाय बेटा। सुब्रो गुड मॉर्निंग, रितु गुड मॉर्निंग, हर्षिता गुड मॉर्निंग। ओके, यस। सो नेक्स्ट इज आर्की बैक्टीरिया, है ना। आर्की मीन्स एंशिएंट होता है ना। अगर हम इसको देखेंगे लिटरल मीनिंग के हिसाब से तो ये जो आर्की वर्ड है इसका मतलब है एंशिएंट, है ना। सबसे पुराने बैक्टीरिया अगर ढूंढे जाएं या सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म ढूंढा जाए, इसीलिए इसको ओल्डेस्ट ऑफ लिविंग फॉसिल कहते हैं, है ना। फॉसिल का मतलब जो फॉसिलाइज्ड हो चुके हैं, जो कभी पास्ट में एग्जिस्ट करते थे, प्रेजेंट में नहीं है। लिविंग फॉसिल का मतलब ये है कि अगर किसी फॉसिलाइज्ड मेंबर के रिलेटिव्स या उसके जो नियर बाई मेंबर्स हैं वो भी फॉसिलाइज हो गए तो फॉसिल्स बन गए, बट वो सरवाइव करें और उनके नियर बाई जो हैं वो सब फॉसिलाइज हो चुके हैं, तो फिर लिविंग फॉसिल का स्टेटस आ जाता है। लिविंग फॉसिल का मतलब है एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें कैरेक्टर उस टाइप के ऑर्गेनिज्म के हैं जो पास्ट में कभी बने थे, जो आज की डेट में फॉसिलाइज्ड हैं। तो इन दैट सेंस हम लिविंग फॉसिल यूज करते हैं। अब अगर लिविंग फॉसिल में भी सबसे पुराना ढूंढा जाए तो ओल्डेस्ट ऑफ लिविंग फॉसिल हमारे पास आर्की बैक्टीरिया आएगा। तो आर्की बैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया कहलाते हैं ना। आप इनको क्या बोलेंगे? दीज आर कॉल्ड एंशिएंट बैक्टीरिया। अगर हम मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे हम इवोल्यूशन को भी साथ में थोड़ा सा समझा हमने कि इवोल्यूशन में अगर पहला सेल बना होगा तो कैसा बना होगा, तो दैट फर्स्ट सेल प्रोबेबली वाज ऑफ आर्की बैक्टीरिया। अगर सबसे पुरानी सेल ढूंढा जाए तो पुरानी सेल चाहे एग्जिस्ट करे या पास्ट में फॉसिलाइज स्टेट में हो, बट दोनों ही केस में आंसर आर्की बैक्टीरिया आएगा। बने सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया ही होंगे, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप इस चीज को देखोगे तो ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री है ना, इसमें भी ऐसा नहीं है कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का जो टाइम पीरियड है वो एक साथ है, कि एक ही पॉइंट से सेम टाइम पे आर्की बैक्टीरिया और सेम टाइम पे यू बैक्टीरिया बन गए, ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली जो फाइलोजेनेटिक ट्री है उसमें आर्की बैक्टीरिया टाइम के हिसाब से, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से पहले आते हैं, यू बैक्टीरिया बाद में आते हैं। हालांकि दोनों की
एंसेस्ट्रल लाइंस अलग अलग हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आर्कीबैक्टीरिया में ये एंशिएंट बैक्टीरिया है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म, ओल्डेस्ट ऑफ ऑल अगर ढूंढा जाए तो उन सबके केस में आंसर हमारे पास आर्कीबैक्टीरिया होगा, है ना। अब आर्कीबैक्टीरिया नेचर में कहां मान लीजिए लाइफ, जैसे आप पढ़ते हैं कि अर्थ पे जो लाइफ स्टार्ट हुई है, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो अराउंड 3 बिलियन ईयर्स अगो है, तो उतने साल पहले का कोई बैक्टीरिया आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये देखना है कि ये कहां प्रेजेंट होंगे। तो अर्थ पे जितनी भी हार्श कंडीशन है, जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं जहां पे पॉसिबली कोई लाइफ नहीं हो सकती, वहां पे भी हमें आर्कीबैक्टीरिया मिल जाते हैं, है ना। तो इसलिए आर्कीबैक्टीरिया रिनोड या इंपॉर्टेंस के हो गए कि जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल, फंगी, बैक्टीरिया, इसको छोड़ के ये नहीं है, फिर भी वहां पे आर्कीबैक्टीरिया है। जैसे प्रेजेंस ऑफ मीथेन, आप अभी पढ़ेंगे, मैथेनोजन है। मीथेन एफेक्सिएशन कॉज करती है, मीथेन दम घुटने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीथेन एनारोबिक मीडियम में होती है और ऑर्गेनिज्म मोस्टली एरोब है। तो जहां मीथेन प्रेजेंट है वहां पे भी ये बैक्टीरिया सरवाइव कर लेते हैं। जैसे मार्शी एरियाज में बुक में लिखा है कि ये मीथेन के बैक्टीरिया है। इसी तरीके से एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज, जैसे सॉल्ट लेक होती है, अगर हम उनकी बात करेंगे तो वहां पे भी इंपॉर्टेंट है कि सॉल्ट लेक के अंदर भी जो बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे दोज आर कॉल्ड हेलोफाइल्स, है ना, सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आप प्रिजर्वेशन में सॉल्ट यूज करते हो, या आगे हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा बाहर की तरफ तो बैक्टीरिया की प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी, अगर उसे सलाइन वाटर में डाल दोगे तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। बट ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सैलिनिटी को भी टॉलरेट कर लेते हैं, तो इन दैट केस हेलोफाइल्स आ गए। हेलो सैलिनिटी के लिए, फाइल लविंग हो गया, तो ये सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया वर्ड यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से थर्ड है थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, एसिडो फॉर एसिडिटी, तो ये हाई टेम्परेचर, जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो, एज वेल एज लो पीएच, जो एसिडिक मीडियम आएगा उसको ये लव करते हैं, उसको पसंद करते हैं, वहां ये ग्रो करते हैं। जैसे थर्मल स्प्रिंग्स होती हैं, तो हॉट स्प्रिंग्स में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये वो कंडीशंस हैं जहां पे नॉर्मली लाइफ सस्टेन नहीं करती, बट आर्कीबैक्टीरिया वहां भी प्रेजेंट है। तो ये एंशिएंट बैक्टीरिया है, आप इन्हें मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म मान सकते हो। अगर हम इसको ऐसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया मोस्ट प्रिमिटिव है। सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म अगर ढूंढा जाएगा तो भी उसका आंसर आर्कीबैक्टीरिया आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट बैक्टीरिया आप यूज कर ही रहे हैं ना। जितनी भी हार्श कंडीशन है ना, ये लिखा है एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, तो जितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन है वहां पे ये ग्रो कर जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है क्यों ग्रो कर जाते हैं, तो जो बेसिक डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस लाई इन देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। जो बेसिक डिफरेंस आएगा वो किस में है, एक्चुअली जो पूरा हमने बैक्टीरिया, जब हमने जनरल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहां पे देखा था कि जो सेल कोट है वो कैप्सूल स्लाइम लेयर, फिर उसके बाद सेल वॉल जो म्यूरेन या पेप्टाइडोग्लाइकन की है, एंड आफ्टर दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन तीनों से मिलके बनता है, तीनों से मिलके बनता है। तो इन तीनों में से जो बेसिक डिफरेंस आएगा दैट इज इन टर्म्स ऑफ सेल वॉल। जैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी होती है, तो हमारा आंसर है पेप्टाइडोग्लाइकन, है ना। तो पेप्टाइडोग्लाइकन की बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन को आप म्यूरेन कहते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे डिटेल में देखें भी कि इनकी सेल वॉल किससे बनी है, तो इनकी सेल वॉल बनी है स्यूडो म्यूरेन से। स्यूडो का मतलब है फॉल्स, और म्यूरेन जो आपने पेप्टाइडोग्लाइकन पढ़ा है, तो बेसिकली ये फॉल्स टाइप का म्यूरेन है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो म्यूरेन बोलते हैं। तो सेल वॉल किसकी बनती है, म्यूरेन की ना बनके स्यूडो म्यूरेन की बनती है ना। अब स्यूडो म्यूरेन की केमिकल कंपोजिशन अलग है, क्योंकि हमें डिटेल में जाना नहीं है, तो इसकी केमिस्ट्री अलग है। पेप्टाइडोग्लाइकन की केमिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया था कि वो एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, NAG और NAM से मिलके बनेगा, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन और N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का प्रोडक्ट होगा। यहाँ NAG और NAM वाला केस नहीं है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी है। फिर वहां पे अमाइनो एसिड्स अलग थे, यहाँ की कंपोजिशन अलग है। तो बिकॉज ऑफ सेल वॉल केमिस्ट्री इनका स्ट्रक्चर डिफर कर जाता है। और फिर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मेम्ब्रेन में से फ्लूइडिटी खत्म कर देती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आप क्या पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब अगर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ेंगे तो उस केस में क्या पढ़ते हैं कि
प्रोटीन्स या लिपिड्स का बाहर वाला स्ट्रक्चर, फिर एक एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन है, बीच में बायोमोलिकुलर लिपिड लेयर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड बोलते हैं, वो फ्लूइडिटी को शो करती है, इसलिए मॉडल का नाम भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रखा गया। लेकिन यहां मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी नहीं चाहिए, यहां पे रिजिडिटी चाहिए, तो बिकॉज ऑफ दैट फिर केमिस्ट्री चेंज होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी। तो बेसिक डिफरेंस जो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का आता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ सेल वॉल स्ट्रक्चर। सेल वॉल स्ट्रक्चर का मतलब है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन। बैक्टीरिया में ये चीज म्यूरेन की है और आर्की बैक्टीरिया के अंदर ये चीज स्यूडोम्यूरेन की है। तो ये स्यूडोम्यूरेन वर्ड याद रखिएगा, एक्स्ट्रा है बट आप याद कर सकते हैं कि स्यूडोम्यूरेन की वजह से ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब बात आती है अलग अलग देखते हैं, मैथेनोजन, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल, है ना, ये तो हमने स्टार्टिंग का पढ़ा। नाउ फर्स्ट वन इज मैथेनोजन, मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया। मैथेनो का मतलब हुआ मीथेन और जेन मतलब सिंथेसिस, तो ये बेसिकली क्या हुए, ये मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया, मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया है। अगर ये भी पूछा जाए कि ओल्डेस्ट ऑफ ऑल में आर्की बैक्टीरिया तो है, बट एक्चुअली आर्की बैक्टीरिया में भी सबसे पुराना कौन सा है? आर्की बैक्टीरिया में अगर तीन ऑप्शन दे रखे हैं, मैथेनोजन, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल, देन इनमें से ओल्डेस्ट कौन सा है? तो प्रोबेबली ये आंसर आएगा। मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप जो बैक्टीरिया का है वो आर्की बैक्टीरिया में भी सबसे पुराना क्या है? मैथेनोजन है। तो ये मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं, सबसे सिंपल बैक्टीरिया है। अब जैसे इवोल्यूशन में आप पढ़ते हैं कि अर्थ का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर अनऑक्सीजनिक था, आपने इवोल्यूशन में इस चीज को पढ़ा होगा कि अर्थ के प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी। तो इट मींस कि अगर पहला सेल बनेगा तो ऐसा बनेगा जो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर जाता हो, एंड इन दैट केस मैथेनोजन एग्जांपल है। मैथेनोजन ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं। ऑब्लिगेट एनारोब का मतलब है दे कैन सरवाइव ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इसका मतलब क्या है? सरवाइव ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर इनको ऑक्सीजन दे देंगे तो इनकी डेथ हो जाएगी, तो ये कंप्लीट एब्सेंस में ही सरवाइव करते हैं। ओनली है इसलिए ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब है कंपल्शन, एनारोब का मतलब है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही सरवाइव करते हैं। अगर इन्हें ऑक्सीजन दे दी जाएगी तो इनकी डेथ हो जाएगी, और नेचुरली ये जहां रह रहे हैं वहां ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ये ऑब्लिगेट एनारोब के फॉर्म में वर्क करते हैं। और इसका क्लू हम वहां से ले सकते हैं कि एवोल्यूशन का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो था, अर्थ का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, वो आपने पढ़ा है कि एनऑक्सीजनिक है। तो प्रोबेबली अगर कोई पहला सेल बनेगा, जब लाइफ स्टार्ट हुई होगी, ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ होगा, तो वो पहली सेल डेफिनेटली एनारोबिक होनी चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन तो वहां थी ही नहीं। तो इट मींस कि पहले जो ऑर्गेनिज्म आए वो कौन से आए होंगे? लाइक मैथेनोजन, एंड दैट्स वाई हमने माना कि ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म है। नेचुरली हमें कहां मिलेंगे मैथेनोजन? आपको मार्शी एरियाज में मिल जाएंगे, है ना, जो मार्शी लैंड्स होती हैं वहां पे आपको मिल जाएंगे। कैटल के स्टमक में एक पार्ट अलग से होता है, दैट इज र्यूमेन। जैसे हम अपने स्टमक का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो स्टमक के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, अपने डाइजेशन में पढ़ा होगा। कैटल्स के स्टमक में 4 पार्ट्स होते हैं, एंड दैट 4th पार्ट इज कॉल्ड र्यूमेन। इसीलिए हम कैटल्स को रूमिनेंट बोलते हैं। रूमिनेंट मींस हैविंग रूमेन। और इसमें होता क्या है? यहाँ पे सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। कैटल्स तो हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं तो वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं बाय प्रोड्यूसिंग द एंजाइम सेल्यूलेज। तो एक्चुअली ये हेल्प कौन करता है? ये मैथेनोजन करते हैं। तो मैथेनोजन कैटल्स के रूमेन में प्रेजेंट होते हैं, कैटल्स लाइक काउस, बफेलो, गोट, इनमें प्रेजेंट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कैटल डंग इज द गुड सोर्स ऑफ मैथोजन, है ना। मैथेनोजन का अगर हमें नेचुरल सोर्स देखना है तो क्या मिलेगा? कैटल डंग ले लीजिए, कैटल डंग के अंदर आपको मैथेनोजेंस मिल जाएंगे, बिकॉज वो कैटल के स्टमक में रूमेन जो एक्स्ट्रा पार्ट है, 4th पार्ट, वहां प्रेजेंट होते हैं और वहां सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसी पैडी फील्ड्स में मिल जाएंगे, जो धान के खेत होते हैं। अगर आप जानते हैं तो पैडी को जब ग्रो करते हैं तो वाटर लॉगिंग कर देते हैं। धान जब लगाया जाता है तो खेत में पानी भर दिया जाता है, तो जब आप पानी भर देंगे तो सॉइल में जितनी भी एयर होगी वो तो बबल फॉर्म में निकल जाएगी, तो फॉर ए टाइम नीचे एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। उसी एनारोबिक एनवायरनमेंट के अंदर आपको मैथेनोजेंस मिल सकते हैं, क्योंकि वो ऑब्लिगेट एनारोब है। तो जहां जहां ऑक्सीजन नहीं है, मार्शी एरिया, पैडी फील्ड, इन रूमेन ऑफ कैटल्स, इन सब जगह पे नेचुरली आपको मैथेनोजेंस मिलेगी। देन आता है मैथेनोजन का
कमर्शियल यूज क्या है, 12th में माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में दिया है, माइक्रोब इन बायोगैस प्रोडक्शन, तो इसको हम बायोगैस में यूज कर सकते हैं। बायोगैस में जो सोर्स आएगा वो क्या लेना है, दैट इज कैटल डंग, है ना। नॉर्मली इंडिया जैसे किसी कंट्री के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पे मेथनोजन का नेचुरल सोर्स क्या है, कैटल डंग। तो कैटल डंग को मिक्स कर देते हैं और बायोगैस प्लांट का लेआउट आपकी बुक में दिया है। बायोगैस बेसिकली क्या होता है, ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है। प्रीडोमिनेंटली तो मीथेन ही है, बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या होती है, मीथेन होती है, आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड, देन हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसेस का कॉम्बिनेशन है। बायोगैस क्योंकि इनफ्लामेबल है, ये जल सकती है, बर्न कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर आप इसका एज एनर्जी इसको यूज कर सकते हैं, एक क्लीन एनर्जी का काम करेगी। तो जैसे 12th में दिया हुआ है कि हम बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं और वहां पे नाम भी दिया हुआ है कि IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, जिनके एफर्ट्स की वजह से इंडिया के रूरल एरियाज में बायोगैस प्लांट लगाए गए सो दैट उन्हें क्लीन एनर्जी मिल सके। तो वहां पे क्योंकि रूरल एरियाज में विलेजेस के अंदर कैटल डंग इनफ है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस कैटल डंग को वो बायोगैस प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या यूज हो रहा है, कैटल डंग में जो बायोगैस बनाने वाले बैक्टीरिया हैं, जो मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं, एंड दोज बैक्टीरिया आर मैथेनोजेंस। तो आपको मैथेनोजेंस याद रखने हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आर्की बैक्टीरिया में वो मैथेनोजेन है। क्लियर। शिवानी ने पूछा है सर डाइजेशन इज एनारोबिक प्रोसेस, ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, विधि ने, सॉरी आपने क्या क्या पूछा था, बफरिंग हो रही है, कोई इश्यू नहीं है। शिवानी ने कहा था सर ये काऊ में पाए जाते हैं, यस, काऊ, बफेलोस, कोई भी आप कैटल ले सकते हैं। और काऊ तो ऑक्सीजन लेती है, काऊ तो ऑक्सीजन ही लेगी, काऊ की तो जितनी भी सेल्स हैं वो सारी एरोबिक ही हैं। हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, बट हमारी बॉडी में मान लेते हैं मैथेनोजन तो नहीं होते। हमारी बॉडी में अगर कोई सेल एनारोबिकली रेस्पायर कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एज ए होल ह्यूमन एनारोबिक बन जाएंगे। मैथेनोजन, सेल और बैक्टीरिया एक ही बात है, सेल भी यही है, ऑर्गेनिज्म भी यही है। तो मैथेनोजन जो है वो ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट में नहीं है। जब कैटल के रूमेन को अगर आप स्टडी करोगे, जो आपके सिलेबस में तो नहीं है बट हायर क्लासेस में होता है, तो वहां पे एनारोबिक एनवायरनमेंट है, केवल उतने से सेक्शन के लिए ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वो वहां पे प्रोलिफरेट कर जाते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और मनी वर्मा ने लिखा था यस, ओके। अंसारी ने कहा है कि पर काऊ के रूमेन में तो ऑक्सीजन नहीं होगी, यस, वहां नहीं है, इसीलिए वहां ये रह सकते हैं। और काऊ के रूमेन में जो डाइजेशन हो रहा है वो केवल सेल्यूलोज का होता है। एज पर माई नॉलेज बेसिकली ये कर क्या रहे हैं वहां पे, मैथेनोजन वहां क्यों रहता है, तो मैथेनोजन वहां पे इसलिए रहता है क्योंकि उसमें जो सेल्यूलोज है, काऊ या कैटल्स हर्बीवोरस एनिमल है, अगर वो ग्रास को मान लीजिए ग्रेज करेंगे, अगर प्लांट बेस्ड फूड लेंगे वो, तो उसमें तो सेल वॉल हर चीज में आएगी। तो सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि सेल वॉल सेल्यूलोज की है, तो डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम सेलुलेज चाहिए। तो एक्चुअली होता ये कि ये एंजाइम बनाते तो मैथेनोजन ही है, इस एंजाइम को यूज करके डाइजेशन होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये केवल र्यूमेन के अंदर आपको मिलेंगे। और नेचर में अगर ये है र्यूमेन के अंदर, अगर हम इस ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, यहाँ पे कैटल को नहीं देखना है कि कैटल तो एरोबिक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट जो मैथेनोजन है वो एनारोबिक है ना, इस तरीके से। क्लियर। विधि ने लिखा था शिवानी के लिए कि डाइजेशन इज एनारोबिक प्रोसेस। नो, डाइजेशन एरोबिक और एनारोबिक है, ये अलग चीजें हैं। बिकॉज अगर हम कैटल या मैमल्स के डाइजेशन की बात करेंगे तो वहां पे दो अलग अलग कंसेप्ट आते हैं कि डाइजेशन आप कहाँ पे कितना कंसिडर कर रहे हैं। हमारा डाइजेशन भी अलग अलग पार्ट्स में है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे प्रोसेस को हम एक चीज में नहीं रह सकते। हमें यह भी देखना है कि डाइजेशन हमारा सेल से बाहर हो रहा है ना। एरोबिक और एनारोबिक चीजें क्या है, एरोबिक और एनारोबिक चीजों का मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन के लेना है या नहीं लेना है सर्वाइवल के लिए। मान लीजिए अगर ये बैक्टीरिया है, कोई भी बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल ये मैंने आर्की बैक्टीरिया ही बना दिया मैथेनोजन, तो ये ऑक्सीजन को लेगा या नहीं लेगा वो इंपॉर्टेंट है। अगर डाइजेशन आउटसाइड द सेल हो रहा है तो वहां पे एरोबिक एनारोबिक की तो कोई बात ही नहीं आती ना। जैसे आप स्टार्च को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बनाएं, अब आप ये कहें कि ये काम एरोबिक है या एनारोबिक है, तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चन ही गलत है। स्टार्च से अगर आप ग्लूकोज बना रहे हैं तो इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो
अगर ये होता कि स्टार्च को हम किसी भी सेल के अंदर ले जाते, हम स्टार्च को एब्जॉर्ब करके अंदर ले जाते, उसके बाद अगर हम ये डाइजेशन करते, तो ये बात आती कि क्योंकि डाइजेशन इंट्रासेल्युलर हो गया, अब बताइए कि इसमें ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए, वो चीज तो होती नहीं। तो इसलिए ये तो एक केमिकल रिएक्शन के हिसाब से हमारी जो गट हो गई, जो एलिमेंट्री कैनाल हो गई, वहां कोई सेल्स तो ना है, वो तो एक स्पेस है। उस स्पेस के अंदर एंजाइम्स और जो भी चीजें हैं वो रिलीज हो रही हैं और डाइजेशन होता जा रहा है। हम फिर एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, अनडाइजेस्टेड को इजेशन से बाहर भेज दिया। ये है कि जब ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर किसी सेल में जाएगा, जैसे आप आगे रेस्पिरेशन में पढ़ोगे, फिर साइटोप्लाज्म में जब ग्लाइकोलिसिस होगी, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल ईटीएस होंगे, तब आप कह पाएंगे कि इनमें से कौन सा प्रोसेस एरोबिक है, एनारोबिक है। एरोबिक और एनारोबिक इन टर्म्स ऑफ सेल जब आप लेते हैं तो उसके लिए चीजें सेल के अंदर होनी चाहिए, सेल से बाहर हो रही हैं तो क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाएगा। तो इसलिए यह बात नहीं आएगी कि डाइजेशन कैसा प्रोसेस है, एनारोबिक या एनारोबिक, और वो भी कैटल का, क्योंकि कैटल के लिए जो डाइजेशन हो रहा है उसमें एंजाइम्स, उसकी एलिमेंट्री कैनाल स्पेस में रिलीज हो रहे हैं, स्पेस में ही डाइजेशन हो रहा है। तो बेसिकली वो तो केमिकल, जैसे हमने कभी पढ़ा था कि इन विट्रो रिएक्शंस भी वैसे ही हो रही हैं जैसी बॉडी के अंदर हो रही हैं। इसीलिए हमने कहा था कि वो लिविंग थिंग्स नहीं है बट लिविंग रिएक्शन है, क्योंकि लिविंग थिंग बोलने के लिए वो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। अगर ये होता कि वहां कोई बैक्टीरिया है जो स्टार्च को, जो प्रोटीन को पहले ही एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर डाइजेस्ट करेगा अपने अंदर, तब ये बात आएगी कि वो कैसे हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस में। बट ऐसा तो कहीं नहीं होता। आप जब भी पढ़ते हैं तो एब्जॉर्प्टिव मोड ही पढ़ते हैं। हमारी इंटेस्टाइन भी केवल एब्जॉर्प्शन करती है, डाइजेशन तो बाहर ही हो गया ना, किसी सेल के अंदर तो डाइजेशन नहीं पढ़ते ना आप। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। इस तरीके से चीजों को मिक्स करोगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। मेथेनोजन एज एन ऑर्गेनिज्म कंसिडर आप करिए, तो उसके सर्वाइवल के लिए, नॉट फॉर डाइजेशन, वो खुद सर्वाइव करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एब्सेंस में, देन आंसर ये कि ऑब्लिगेट एनारोब। अगर ये कहा जाए कि मेथेनोजन रेस्पायर कैसे करते हैं, एज पर रेस्पिरेशन क्या होगा, तो फिर आपका आंसर आएगा कि एनारोब है सर। इनमें क्रेब्स साइकिल नहीं होगी, इनमें ईटीएस नहीं होगी, इनमें पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, बट ग्लाइकोलिसिस होगी, बिकॉज ग्लाइकोलिसिस तो एनारोबिक में भी होती है, एरोबिक में भी होती है, एनारोबिक में भी होती है। तो ये उसी तरीके से एनर्जी लेंगे जैसे आप आगे रेस्पिरेशन इन प्लांट में पढ़ेंगे कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो क्या। नाउ सेकंड ग्रुप हमारे पास क्या है, दैट इज हेलोफाइल, सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। ये सॉल्ट लविंग है। सॉल्ट की अभी तक तो हमने यही माना है कि किसी बैक्टीरिया, जैसे आप प्लाज्मोलिसिस में पढ़ते हैं, वहां क्या पढ़ते हैं कि लाइक ये बैक्टीरिया है, अगर ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया को आपने कहां रखा है, इसको आपने रखा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना, यहाँ पे सॉल्ट है, तो क्या होगा, आप ये पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया की लाइसिस हो जाएगी, बैक्टीरिया से सारा पानी बाहर आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, है ना, यही तो पढ़ा है हमने। लेकिन अगर ये बैक्टीरिया ये होगा तो ये तो सॉल्ट की प्रेजेंस में ही रहते हैं, है ना, नीचे लिखा है अप टू 35% सैलिनिटी, मतलब 35% सैलिनिटी है तो उस कॉन्सेंट्रेशन को भी टॉलरेट कर लेते हैं। जहां से सॉल्ट का कमर्शियल एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जैसे सॉल्ट लेक होती है जहां से एडिबल सॉल्ट निकाला गया है, वहां पे भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। नॉर्मली जहां सॉल्ट है वहां बैक्टीरिया नहीं होते, बट वहां हेलोफाइल्स हो सकते हैं। तो ये सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया, हेलो फॉर सैलिनिटी, फाइल लविंग, तो ये सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया कहलाते हैं ना, इनको अगर आप निकनेम में लिखेंगे, सो दीज आर सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। इसीलिए ये लिखा है कि दे अकर इन एक्सट्रीमली सलाइन कंडीशंस एंड टॉलरेट अप टू 35% ऑफ सैलिनिटी। अगर रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एरोबिक है, कीमो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ना। आज दीपांशु नहीं है, कीमो हेट्रोट्रॉफ से याद आया मुझे, दीपांशु गुप्ता, नहीं है, अभी तक तो कोई कमेंट नहीं आया, तो मैं मान लेता हूं कि नहीं है। पिछली क्लास में मैंने जब ऑप्शंस दिए थे तो उसने कीमो हेट्रोट्रॉफ बोला था, तो दैट वर्ड इज हियर, कीमो हेट्रोट्रॉफ है। हालांकि हमें इसको डिटेल में नहीं जाना कि ये कीमो वर्ड यहाँ पे क्यों है हेट्रोट्रॉफिक के आगे, क्योंकि कीमो तो हमने जो पढ़ा था, कीमो ऑटोट्रॉफ उस दिन पढ़ा था,
परसों वाली क्लास में, है ना। सो अभी दीपांशु प्रेजेंट सर, आ गया आपका टर्म कीमो हेट्रोट्रॉफ, है ना। आपने परसों मुझसे कहा था कि किसी क्वेश्चन में कि सर कीमो हेट्रोट्रॉफ आंसर होगा, बट तब मैंने ये ऑप्शन नहीं दिया था आपको। आज वाले क्वेश्चन के लिए वैलिड है कि कीमो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कब अगर पूछे जाएंगे तो उसमें आंसर आपका हेलोफाइल्स आएगा। ये केमिकल एनर्जी यूज करके अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट कर रहे हैं, बट सिंथेसिस खुद नहीं करते, बस यहाँ पे कीमो वर्ड आता है इन टर्म्स ऑफ लिथो, वो फिर डिटेल में आप जाएंगे तो वो चीजें क्लियर होंगी, है ना। फरहीन ने कहा है सर ये कीमो हेट्रोट्रॉफ है तो ये तो मेथेनोजेन से भी प्रिमिटिव हुआ। नहीं, एक्चुअली इसमें कुछ कीमो हेट्रोट्रॉफ के डेफिनेशन में हम नहीं जा रहे, बिकॉज हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ के फिर फर्दर डिविजन्स हैं कि वो लिथो हैं या फिर वो कीमो हैं, तो हमें उतना नहीं पढ़ना डिटेल में आपको न्यूट्रिशन बैक्टीरिया का। आपको बस याद रखना है कि प्रिमिटिव तो मेथेनोजेन ही आएगा, कीमो हेट्रोट्रॉफ पूछा जाए तो हेलोफाइल्स, कीमो ऑटोट्रॉफ पूछा जाए तो ऑलरेडी आप नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं, है ना, तो वो चीजें याद रखिएगा। सौरभ ने भी पूछा था कि डेड सी में भी प्रेजेंट होगा सर। डेड सी में क्या? अच्छा, डेड सी में बैक्टीरिया, ओके, डेड सी वाला वो देखना पड़ेगा कि डेड सी में ये हेलोफाइल्स हैं या नहीं है ना। बस मैं ये कह सकता हूं कि जो सॉल्ट लेक्स हैं उनमें प्रेजेंट हैं, जहां सॉल्टी वाटर है वहां प्रेजेंट है। जो हाइपर सलाइन लगून्स होते हैं जहां पे सैलिनिटी बहुत ज्यादा है वहां पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेलोफाइल्स याद रखना है। दो ही पॉइंट हैं, सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया की कैटेगरी में आ रहे हैं, एरोबिक हैं, कीमो हेट्रोट्रॉफिक हैं, और सॉल्ट की प्रेजेंस को अप टू 35% सैलिनिटी को टॉलरेट कर लेते हैं। ये एक क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, हालांकि इस लेवल पे पूछना तो नहीं चाहिए, कि अगर नॉर्मल बैक्टीरिया ये है, ये कोई नॉर्मल बैक्टीरिया है ना, इसको आप मान लेते हैं कि ये यू बैक्टीरिया है। अगर यू बैक्टीरिया है तो प्लाज्मोलिसिस हो रही है, अगर हेलोफाइल है तो प्लाज्मोलिसिस नहीं होती, है ना। अगर हम हेलोफाइल्स की बात करेंगे तो इनमें नो प्लाज्मोलिसिस। क्यों नहीं होती, कोई बता सकता है? हेलोफाइल्स में प्लाज्मोलिसिस क्यों नहीं होती? नॉर्मल बैक्टीरिया में तो हो रही है। अगर हेलोफाइल को हम सेम सिचुएशन में रख दें जहां पे ये यू बैक्टीरिया लिखा हुआ है, इस जगह पे अगर मैं हेलोफाइल को रख दूं तो प्लाज्मोलिसिस नहीं होगी, हालांकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो बाहर है ही। तो हेलोफाइल्स क्यों नहीं होती? ब्रांच चेन लिपिड्स प्रेजेंट इन सेल वॉल, वो तो अपनी जगह ठीक है, दे कैन टॉलरेट हाइपर, बट टॉलरेट कैसे करते हैं, यही तो इंपॉर्टेंट है। टॉलरेट कैसे करेंगे? ये तो जो लिखा है ब्रांच चेन लिपिड्स प्रेजेंट इन सेल वॉल, वो अपनी जगह ठीक है ना, वो तो एक सेल वॉल का कंपोजिशन है जो शायद हमें डिटेल में पढ़ना नहीं है, इसलिए हम उसमें जा नहीं रहे। बट एक्चुअली प्लाज्मोलिसिस क्यों नहीं हो रही? अच्छा, नॉर्मल सेल होगा तो प्लाज्मोलिसिस क्यों होती है? मान लीजिए अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, एक नॉर्मल बैक्टीरिया होता तो इस केस में प्लाज्मोलिसिस होती है, तो कैसे होती है? प्लाज्मोलिसिस में जो वाटर बाहर आता है वो कहां से बाहर आता है, बताइए। सेंट्रा दे कैन टॉलरेट हाई कॉन्सेंट्रेशन, बट इन व्हाट मैनर? मेरा क्वेश्चन तो यही है कि अगर ये हाई कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट कर रहे हैं तो कैसे टॉलरेट कर रहे हैं? फ्रॉम वैक्यूल, यस, दीपांशु ने लिखा है कि वैक्यूल से पानी बाहर आता है। जैसे अगर आप एक नॉर्मल प्लाज्मोलिसिस का केस बनाते हैं, हम ये दोबारा से देखें तो आप वहां पे इस तरीके से कुछ प्लांट सेल आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है, और यहाँ पे मान लीजिए NaCl का सोल्यूशन है, तो यहाँ पे आप एक वैक्यूल बनाते हैं, और जो वाटर, बल्क ऑफ द वाटर साइटोप्लाज्म से भी बाहर आता है, बट जो मैक्सिमम वाटर बाहर आता है वो कहां से आता है? वैक्यूल से। किसी भी सेल का जो 90% वॉल्यूम कवर कर रहा है प्लांट सेल का, वो कौन करता है? वैक्यूल। तो एक्चुअली जो वाटर बाहर आता है वो वैक्यूल की वजह से बाहर आता है, वैक्यूल में जो वाटर है वो बाहर आ जाता है। यहां क्या केस है? यहां वैक्यूल नहीं है, आर्की बैक्टीरिया में कोई सैप वैक्यूल नहीं होती, और क्योंकि कोई वैक्यूल नहीं है इसलिए प्लाज्मोलिसिस का कोई केस नहीं है। अगर कहा जाए कि आर्की बैक्टीरिया का केस क्या है तो ये चीज आएगी। दीपांशु ने लिखा है दे इंक्रीज इंटरनल सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू मैच एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्चुअली ये चीजें सॉल्ट के लिए नहीं, इसके लिए हेलोफाइल के लिए नहीं आती, बाकी केस में है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बराबर कर दें तो लाइसिस नहीं होगी। कॉन्सेप्ट ठीक है, यहां अप्लाई नहीं होगा।
यहां क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि यहां सैप वैक्यूल नहीं है, सैप में ही तो मैक्सिमम वाटर है ना। अगर वो सैप वैक्यूल ही एब्सेंट हो जाएगी तो वाटर बाहर कैसे आएगा, सैप एक्चुअली है ही नहीं। अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो तो हमने पढ़ा था कि वो कोलाइडल मैट्रिक्स होता है, वहां से पानी आने के चांसेस ना के बराबर है। जो बल्क ऑफ द वाटर ड्यूरिंग प्लाज्मोलिसिस बाहर आता है वो किससे आता है, वैक्यूल से आता है। और क्योंकि यहाँ वैक्यूल है नहीं इसलिए कोई प्लाज्मोलिसिस नहीं हो रही, एंड दैट्स वाई ये किसी भी सलाइन कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं, चाहे वो सैलिनिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखा जाए तो 35% से भी ज्यादा अगर सैलिनिटी है तो भी इस केस में कोई इश्यू नहीं आ रहा है ना। तो हैलोफाइल्स इसलिए टॉलरेट कर लेते हैं क्योंकि उनमें वैक्यूल एब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप आएगा थर्मो एसिडोफाइल्स। यहां दोनों चीजें एक साथ हैं। थर्मो मींस टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर इन जनरल मोर देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, बट इन जनरल हाई टेम्परेचर का मतलब है 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। और अगर हम हाई एसिडिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो पीएच आएगा ये यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड और पीएच एज लो एज 2। अगर हम सल्फर स्प्रिंग्स की बात करेंगे, सल्फर स्प्रिंग्स वो हैं जैसे ये राइट साइड में जो इमेज बनी है इट्स ए सल्फर स्प्रिंग। ये येलोस्टोन नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में है, यूएस में, वहां की ये इमेज है ना। इसको बेसिकली हम कहते हैं कि मैक्सिमम गीजर ऑन द अर्थ। गीजर क्या है, पानी गर्म करने का एक अपैरेटस। तो अगर कहा जाए कि अर्थ पे नेचुरली गीजर्स कहां प्रेजेंट है तो मैक्सिमम गीजर्स आपको नजर आएंगे येलोस्टोन नेशनल पार्क में, है ना। येलोस्टोन एक जगह है नेशनल पार्क, उसे डिक्लेयर किया गया है। वहां पे बहुत सारी नेचुरल थर्मल स्प्रिंग्स हैं जहां से बॉइलिंग वाटर बाहर आता है। उस बॉइलिंग वाटर के अंदर अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड यूजुअली है और पीएच एज लो एज 2 है। 2 पीएच पे तो अगर कहा जाए तो मेरे ख्याल से शायद बोन्स भी डिसॉल्व हो जाएंगी। तो इस एक्सट्रीम कंडीशन में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, एंड दैट बैक्टीरिया इज थर्मो एसिडोफाइल, जो हाई टेम्परेचर और एसिडिटी दोनों को टॉलरेट कर सकता है। दे हैव ड्यूअल एबिलिटी टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर एज वेल एज हाई एसिडिटी, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे काम करते हैं, ये मान लीजिए किस तरीके से एसिडिक, कहां एसिडिक एनवायरनमेंट क्यों आ रहा है, बिकॉज ये सल्फर रिच है और ये क्या करते हैं, ये सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देते हैं H2SO4 में। अगर एरोबिक कंडीशन है, यहां लिखा है कि अगर एरोबिक कंडीशन है तो ऑक्सीडाइज सल्फर इनटू H2SO4, सल्फर से H2SO4 बन। एनारोबिक कंडीशन है तो सल्फर से जो है वो रिडक्शन के बाद हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरीके से वर्क कर सकते हैं। इन एरोबिक सिचुएशंस ये H2SO4 बना रहे हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी बनती है, हालांकि वो एसिडिटी तो नहीं दे रही। तो बिकॉज ऑफ दैट नेचर थर्मोएसिडोफाइल्स हाई टेम्परेचर और लो पीएच दोनों को टॉलरेट कर सकते हैं, है ना। येलोस्टोन इंडिया में नहीं है सरफराज, येलोस्टोन कैलिफोर्निया में है। आई थिंक शायद वेस्टर्न यूएस आएगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। येलोस्टोन नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में है ना। तो वो छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, मतलब बहुत, मतलब बहुत ही बड़ा है। उसको अब कहा जाता है कि मैक्सिमम गीजर्स ऑन अर्थ, ऐसे छोटे छोटे क्रेटर्स बने हुए हैं जहां से आपको लगेगा कि लावा बाहर आ रहा है, बट एक्चुअली क्या है कि वो सल्फर स्प्रिंग्स है। यहाँ सल्फर रिच वाटर है, सल्फर की वजह से ही एसिडिटी है। ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, ये सल्फर को ही H2SO4 में चेंज कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट इनको सल्फर स्प्रिंग्स कहते हैं। जो फ्यूम्स निकलती है ना वो भी हमारे लिए आप कह सकते हैं कि डैमेजिंग इफेक्ट कॉज करती है, इसलिए बहुत दूर दूर तक इनके आसपास नहीं जाते, ग्लव्स वगैरह पहन के जाते हैं अगर किसी को स्टडी भी करना होता है तो ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर ये बैक्टीरिया है। इसमें से एक एग्जाम्पल जो शायद आपने कभी 12th में पढ़ा हो, दैट इज थर्मस एक्वेटिकस। सुना ये बैक्टीरिया? इसका नाम कहीं पढ़ा है आपने? थर्मस एक्वेटिकस, पीसीआर में। इट्स द सोर्स ऑफ टैक पॉलीमरेज। क्योंकि पीसीआर का
जो वर्किंग टेम्परेचर हमें चाहिए वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे चाहिए, है ना, 72 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऑन एन एवरेज, जिसमें डीएनए का डीनेचुरेशन हो सकता है, वो एपरेटस का टेम्परेचर है। और नॉर्मल जो एंजाइम होते हैं वो आप पढ़ते हैं कि वो थर्मोलाइबल होते हैं, दे आर नॉट थर्मोस्टेबल। जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा करोगे 45 के बाद एंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाएगा, और पीसीआर का टेम्परेचर ही होता है 70 प्लस। तो इसका मतलब है हमें एक ऐसा पॉलीमरेज चाहिए, ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो थर्मोस्टेबल हो, जो हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सके। और फिर वो डीएनए पॉलीमरेज हमें कहां से मिलेगा? दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस। अगर कभी पूछा जाता, मैं दोनों को लिंक करके पूछता कि थर्मस एक्वेटिकस एक्चुअली क्या है, सो इट्स एन आर्की बैक्टीरिया, कम्स अंडर कैटेगरी थर्मोएसिडोफाइल्स, है ना। टैग का मतलब यही है, टी फॉर थर्मस एंड ए क्यू फॉर एक्वेटिकस, TAQ लिखा हुआ है ना, टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस। तो ये टैग पॉलीमरेज कहलाता है, जो पीसीआर में आप कॉमनली यूज करते हैं। तो थर्मस एक्वेटिकस इज ए थर्मोएसिडोफाइल। क्लियर? So this is all about आर्कीबैक्टीरिया। नेक्स्ट कम टू साइनोबैक्टीरिया। इस पे देखते हैं क्या है। अब साइनोबैक्टीरिया भी यू बैक्टीरिया है। अच्छा, एक चीज ये भी है, हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में ये भी पढ़ा था कि बैक्टीरिया या तो ग्राम पॉजिटिव होंगे या ग्राम नेगेटिव होंगे, है ना। आपने यू बैक्टीरिया में पढ़ा कि अगर हम सेल वॉल की स्टेनिंग कर दें, क्रिश्चियन ग्राम ने सेल वॉल की स्टेनिंग की और ये बताया कि बैक्टीरिया स्टेनिंग के हिसाब से ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। तो अगर हम सारे बैक्टीरिया को इन दो में रखें तो कौन किस कैटेगरी में आएगा? तो अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करेंगे तो ये चीज बताओ, आर्की बैक्टीरिया कैसे होंगे, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव? यस, आर्की बैक्टीरिया कम्स अंडर कैटेगरी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। शिवानी यस इन पीसीआर लिखा है। फरहीन नेगेटिव, हरीश ग्राम नेगेटिव, अभिषेक नेगेटिव। और कोई आंसर? नेगेटिव 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 नेगेटिव। सौरभ ने भी नेगेटिव ही लिखा हुआ है। कुछ अपना दिमाग भी तो लगाओ, हर बार सर पढ़ाएं और वो चीज सही हो ये जरूरी थोड़ा है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव किस बेस पे डिसाइड किया था? सेल वॉल के बेस पे, है ना। पीछे की स्लाइड आप देख सकते हैं, अभी यहां पे तो नहीं है। सो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव किस बेस पे किया था हमने? सेल वॉल के बेस पे। और बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरेन की। क्लियर? आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल किसकी पढ़ाई है आपको? स्यूडो म्यूरेन की। जब म्यूरेन है ही नहीं आर्की बैक्टीरिया में, तो आर्की बैक्टीरिया पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? वो किसी कैटेगरी में नहीं आएंगे, इन दो कैटेगरी में से किसी में नहीं आएंगे, है ना। आर्की बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की केस में नहीं अप्लाई होता। अगर बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया है तो आप उस पर पॉजिटिव नेगेटिव अप्लाई कर सकते हैं। एक बेसिक डिफरेंस तो यही है ना कि आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल है स्यूडो म्यूरेन की, इसीलिए स्यूडो म्यूरेन पढ़ाया ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए था। नहीं आया कोई बात नहीं, आगे याद रखिएगा। आपको मैंने स्यूडो म्यूरेन क्यों अलग से वर्ड पढ़ाया? इसीलिए कि यू बैक्टीरिया में म्यूरेन है एंड म्यूरेन के कंपोजिशन के हिसाब से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड किया। तो जहां म्यूरेन है ही नहीं वहां पे आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिख सकते हो? तो आर्की बैक्टीरिया पॉजिटिव नेगेटिव की कैटेगरी में अप्लाई नहीं होंगे। कोई और ऑप्शन दिया होगा, नन ऑफ द अबव दिया होगा, जो राइट आंसर बन जाएगा कि ना तो आर्की बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है ना ग्राम नेगेटिव है। अगर कोई यू बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया को छोड़ के कोई भी बैक्टीरिया आप पढ़ेंगे, देन उनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपके सामने साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए लिखा हुआ है कि ये एंशिएंट हैं, पुराने हैं, और ये ग्राम नेगेटिव टाइप के हैं एंड ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दीज आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हो गए। और यू बैक्टीरिया है ना। यू बैक्टीरिया का वो जर्नल अकाउंट था जिसमें शेप साइज स्ट्रक्चर न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन आपने ये कवर अप किया था। अब हम उनको अगर कैटेगरी वाइज, यू बैक्टीरिया भी तो बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे ना। यू बैक्टीरिया तो एक प्रॉपर आपका, अगर हम 6 किंगडम के हिसाब से कहेंगे तो एक किंगडम है, उसके आगे तो हमें स्पीशीज तक जाना है ना। तो यू बैक्टीरिया में एक कैटेगरी क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं?
दीज आर ग्राम नेगेटिव, एंसियंट है, फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्लियर? अब ये साइनोबैक्टीरिया में साइनो का मतलब क्या है? ब्लू ग्रीन। अगर इसको पुराने किसी क्लासिफिकेशन में देखोगे तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहलाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर कहा जाए तो इसके दो स्टेटस हो गए, आपसे सिर्फ ये पूछा जाए बीजीए मींस ब्लू ग्रीन एल्गी कम्स अंडर किंगडम मोनेरा और किंगडम प्लांटी, बिकॉज एल्गी तो प्लांटी किंगडम में है और मोनेरा भी है किंगडम। तो राइट आंसर इन दोनों में से क्या चूज करेंगे? बीजीए की पोजीशन क्या है? मोनेरा है या प्लांटी है? ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा और प्लांटी। एज पर एनसीईआरटी क्या आएगा? गुंजन ने लिखा है मोनेरा, रैनी ने भी मोनेरा लिखा हुआ है, बाकी भी आप सब कर ही लोगे, अभी तो आप पढ़ ही रहे हो किंगडम मोनेरा, और हम मोनेरा में ही साइनोबैक्टीरिया को स्टडी कर रहे हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी लेकिन जो है ये जर्नल टर्म्स है, अगर हम इसकी जगह साइनोबैक्टीरिया लिखेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? किंगडम मोनेरा। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ये मोनेरा। एल्गी नहीं हो सकता। एल्गी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम एल्गी मानेंगे तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं आएगा। हां, आप इनको प्रोकैरियोटिक एल्गी कह सकते हो। अगर कभी ये आ जाए कि इनमें से प्रोकैरियोटिक एल्गी कौन सी है, क्योंकि एल्गी हमारे हिसाब से तो प्लांट किंगडम में आएंगी, प्लांट किंगडम तो यूकैरियोटिक होगा, तो व्हाट अबाउट प्रोकैरियोटिक एल्गी? तो प्रोकैरियोटिक एल्गी के हिसाब से जो आंसर आ जाएगा वो साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्रोकैरियोट में इनमें सारे कैरेक्टर एल्गी के जैसे हैं, बट जब आप एक सेल को स्टडी करोगे देन सेल इज ऑफ ग्राम नेगेटिव टाइप, सेल प्रोकैरियोटिक है। और वेटेकर का क्राइटेरिया क्या था? सेल का टाइप, सेल का ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनी, 5 क्राइटेरिया पढ़े थे ना हमने आरएच वेटेकर के, जिसके बेस पे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो वेटेकर के अकॉर्डिंग क्या है कि वेटेकर के अकॉर्डिंग प्रोकैरियोट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर, क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स को अगर आप देखोगे तो वो एल्गी से रिजेंबल कर रहे हैं। अगर कोई प्लांट को कैटेगराइज करेगा तो वो इन्हीं को वहां पे रख देगा। अगर हम लीनियस के हिसाब से कहें कि ब्लू ग्रीन एल्गी की पोजीशन क्या है, तो बेसिकली ये एल्गी के अंदर है। ये जैसे नॉर्मल एल्गी है ग्रीन एल्गी, वैसे ये भी क्या बन जाएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी बन जाएगा। लेकिन अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो करेंगे तो वेटेकर ने क्या किया कि इन एल्गी को, क्योंकि इन एल्गी के अंदर न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक है, इनको प्लांट किंगडम से निकाल के इनको साइनोबैक्टीरिया नाम देके किंगडम मोनेरा के अंदर डाल दिया। तो अब ये मोनेरा के अंदर आ गए। जर्नल नाम तो रहेगा, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, वो वहां भी रहेगा यहां भी रहेगा। लेकिन अगर हम प्लांट के हिसाब से पढ़ते तो क्या होता? आपने ये नाम कहीं देखा होगा, साइनोफाइसी लिखा होता है। साइनो मतलब ब्लू ग्रीन और फाइसी डिनोट्स द क्लास ऑफ एल्गी, तो ये साइनोफाइसी वर्ड यूज करते हैं। साइनोफाइसी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर हम प्लांट किंगडम में एल्गी के साथ क्लास पढ़ते हैं, जैसे एल्गी में आप क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी ऐसे पढ़ते हैं, तो एल्गी में अगर हम इसको पढ़ते तो इसका नाम क्या होता? क्लास साइनोफाइसी। लेकिन आरएच वेटेकर के अकॉर्डिंग क्या है? आरएच वेटेकर के अकॉर्डिंग इसकी जो पोजीशन है वो साइनोफाइसी ना होकर एज ए साइनोबैक्टीरिया अंडर किंगडम मोनेरा है ना। जब क्वेश्चन आता है आपके सामने तो ये नहीं दिया होता कि आपको क्या कंसेप्ट अप्लाई करना है। हमें दोनों चीजें सोच के रखनी है कि अगर हम साइनोबैक्टीरिया के हिसाब से देखें तो आंसर मोनेरा किंगडम होगा, अगर हम एल्गी के हिसाब से देखें तो आंसर क्लास साइनोफाइसी, डिवीजन थैलोफाइटा, किंगडम प्लांटी भी हो सकता है। तो प्लांटी में भी आ सकते हैं और इसमें भी आ सकते हैं, मोनेरा में भी आ सकते हैं, दोनों ही क्वेश्चन सही होंगे। अगर दोनों एक साथ हैं और आपसे पूछा जाए कि अब बताओ साइनोबैक्टीरिया की पोजीशन क्या है, तो फिर आंसर मोनेरा ही आएगा, क्योंकि हमें यानी एनसीईआरटी के हिसाब से आरएच वेटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही फॉलो करना होता है। आगे ये चीज कई बार आएगी, क्योंकि क्लासिफिकेशन में एक ऑर्गेनिज्म एक टेक्सोनॉमिस्ट के हिसाब से अलग पोजीशन कैरी करता है और दूसरे टेक्सोनॉमिस्ट के हिसाब से वही ऑर्गेनिज्म एक डिफरेंट पोजीशन ऑक्युपाई करता है ना। तो इन दैट केस आपको वो दोनों चीजें समझनी है। हालांकि एनसीईआरटी तो यही कहती है कि किंगडम मोनेरा के अंदर साइनोबैक्टीरिया आते हैं। अब अगर हम साइनोबैक्टीरिया को स्टडी करें तो साइनोबैक्टीरिया की जैसे राइट साइड में आपको दिख रहा है, ये साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी है। दिस इज द कॉलोनी ऑफ साइनोबैक्टीरिया, है ना, इसमें ये अलग अलग साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो साइनोबैक्टीरिया को अगर आप देखोगे तो ऐसे मान लीजिए कि जैसे ये फिलामेंट है साइनोबैक्टीरिया का, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स हो गई,
जैसे आपकी बुक में नॉस्टॉक एक फिलामेंटस है, इसके ऊपर म्यूसिलेजिनस शीट होती है जो इसको डेसिकेशन से बचाती है। डेसिकेशन मतलब वाटर ना लॉस हो जाए, बिकॉज एल्गी है, एल्गी बिना पानी के नहीं रह सकती, तो ये भी स्लाइमी है ना। तो उस तरीके से इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्राइकोम। जो कॉलोनी है वो क्या कहलाती है, ट्राइकोम कहलाती है। फिलामेंट को बेसिकली ट्राइकोम बोला जाता है। इस कॉलोनी का अपीयरेंस कैसा है, इट लुक्स लाइक फिलामेंट, इसलिए हमने इसको ट्राइकोम दिया। सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस या जिलेटिनस शीथ, दोनों बातें एक ही हैं। म्यूसिलेज विस्कस जेली लाइक लेयर है जो बेसिकली इसको दो काम देता है, एक तो ये इसको डेसिकेशन से बचाता है और दूसरा डिफेंस का भी काम करता है ना। इसको डिकम्पोजिशन से भी बचाएगा। नॉर्मली क्या होगा, पानी में अगर होगा तो फिर उस केस में होगा कि बैक्टीरिया की ये जो साइनोबैक्टीरिया है डिग्रेड ना कर जाएं, तो माइक्रोबियल कांटेक्ट में नहीं आने देगा, और दूसरी चीज वाटर यहाँ से नहीं निकल पाएगा, तो ये डेसिकेशन से भी बचा रहा है। साइनोबैक्टीरिया में ये चीज बहुत कैरेक्टरिस्टिक है कि इनको बायोन्सी प्रोवाइड करने के लिए, ये पानी में तैर सके, इस चीज के लिए इनमें गैस वैक्यूल होती है। जैसे अभी हम वैक्यूल की बात कर रहे थे, बैक्टीरिया में वैक्यूल होगा, इन साइनोबैक्टीरिया दैट वैक्यूल इज कॉल्ड गैस वैक्यूल। ये गैस फिल्ड वैक्यूल होती है जो इसको बायोन्सी प्रोवाइड करती है। साइनोबैक्टीरिया में एक स्पेशल केस ये भी है कि दे हैव फ्यू नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बुक में ऐसा भी हम डायग्राम देखेंगे आगे, ये हेट्रोसिस्ट बना हुआ है। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, सिस्ट का मतलब होता है हार्ड स्ट्रक्चर। तो पूरे कॉलोनी में, पूरे एक फिलामेंट के अंदर कहीं पे कुछ सेल्स ऐसी होंगी विच आर कंपैरेटिवली हार्ड एंड सो दे लुक लाइक डिफरेंट, उनको नाम दे दिया गया हेट्रोसिस्ट। इनका काम क्या है, दे आर स्पेशली फॉर्म फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है नाइट्रोजन गैस को अमोनियम आयन में चेंज करने का काम ये कर सकते हैं। जो आप बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हो, सेम चीज साइनोबैक्टीरिया कर सकते हैं इन फ्री लिविंग स्टेट एज वेल एज इन सिम्बायोटिक मैनर। दोनों चीजें आती हैं। आप अकेला है तो भी कर लेगा, और अगर किसी के साथ ये है तो भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेगा। तो नॉस्टॉक एनाबिना जैसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा, वैसे तो एल्गी, मान लीजिए अगर हम प्लांट के जैसा सोचे तो स्टार्च होना चाहिए, बट दैट स्टार्च इज डिफरेंट। यहां पे इसको बोला जाता है मिक्सोफाइसियन या साइनोफाइसियन स्टार्च क्लास, क्योंकि पुराने क्लासिफिकेशन में साइनोफाइसी थी, इसलिए नाम दे दिया गया साइनोफाइसियन स्टार्च। तो साइनोफाइसियन स्टार्च की फॉर्म में इनका रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा। तो आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, लाइक कि ये एंशिएंट है, ग्राम नेगेटिव है, फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया है, कॉलोनी इनकी फिलामेंट के जैसी होगी जिसके ऊपर म्यूसिलेजिनस शीट होगी जो इसको डेसिकेशन से बचाएगी। अगर हम सेल को देखेंगे तो आप ग्राम नेगेटिव बोल रहे हैं, तो इसका मतलब जो यूकैरियोट में नेगेटिव वाली प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी आ जाएंगी। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये है कि इनमें गैस वैक्यूल प्रेजेंट है जो इनको बायोन्सी प्रोवाइड करती है, इनको फ्लोट करने में हेल्प करती है। एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि दे आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बिकॉज ऑफ हैविंग हेट्रोसिस्ट, जो उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर है जो सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बनाया गया। और अगर हम रिजर्व फूड मटेरियल की बात करेंगे देन इट इज मिक्सोफाइसियन और साइनोफाइसियन स्टार्च। ये कुछ पॉइंट हैं जो याद रखने। आप अगर एनसीईआरटी की इमेज देखेंगे तो दिस वन, ये एनसीईआरटी में इमेज दी हुई है नॉस्टॉक की, आप यहां देख सकते हैं। ये एक फिलामेंट है, दिस इज वन ट्राइकोम। ये एक ट्राइकोम है ना। ट्राइकोम इज द फिलामेंटस अपीयरेंस। अब इसमें बहुत सारी सेल्स बनी हुई है, येलो कलर की जो बनी है वो सेल्स बनी हुई है। सारी सेल्स के ऊपर एक कॉमन जिलेटिनस म्यूसिलेजिनस शीट है जो इसको प्रोटेक्शन दे रही है। बीच बीच में दो ब्लू कलर की सेल्स बनी है जो हेट्रोसिस्ट हैं, कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अदर एग्जाम्पल में देखेंगे तो ऑसिलेटोरिया है ना। ऑसिलेटोरिया एक थर्मल एल्गी है, ये हाई टेम्परेचर पे प्रेजेंट होती है। एल्गी का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी है ना। स्पाइरुलिना आप जानते ही हैं, वहां लिखा हुआ है या 12th की बुक में भी दिया है, ये सिंगल सेल प्रोटीन है। मैक्सिमम प्रोटीन अगर हम बात करें तो स्पाइरुलिना में होती है। स्पाइरुलिना इज ब्लू ग्रीन एल्गी है ना। सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर है तो स्पाइरुलिना के अंदर है ना। तो अगर हम यूजफुल एस्पेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो स्पाइरुलिना विच इज द सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन एंड दे आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन दोनों तरीके से, फ्री लिविंग स्टेट में भी और सिम्बायोटिक मैनर में भी है ना। अगर आप फ्री लिविंग में लाएंगे, मान लीजिए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर अगर आप लिखते हैं तो आप क्या ऑप्शन हो जाएंगे, नॉस्टॉक, आंसर एनाबिना।
है ना, आगे भी आप पढ़ेंगे ओलोसिरा, ये सब बीजीए जो फ्री लिविंग स्टेट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और अगर हम सिम्बायोटिक मैनर की बात करेंगे, सिम्बायोटिक में जो आप पढ़ते हैं उसमें हम आगे कई सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, लाइक एंथोसेरोस। एंथोसेरोस एक ब्रायोफाइट है, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी का एसोसिएशन होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक एनाबिना, है ना। BAE क्लियर। तो एंथोसेरोस एक ब्रायोफाइट है, हम आगे प्लांट किंगडम में भी देखेंगे। एंथोसेरोस का जो स्पोरोफाइट होगा उसमें भी ब्लू ग्रीन एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इसी तरीके से फिर आप एक टेरिडोफाइट में देखते हैं एजोला। एजोला की जो लीफ होती है उनमें भी एनाबेना प्रेजेंट है। तो एजोला की लीफ के साथ भी एनाबेना प्रेजेंट होगा, है ना। और फिर आगे आप साइकस भी पढ़ेंगे, साइकस की कोरोलाइड रूट के अंदर भी नॉस्टॉक और एनाबेना का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो हम क्योंकि ये चीजें आगे कई बार पढ़ेंगे, अभी आपने आज बीजीए पढ़ा तो इन चीजों को देखा। फिर जब आप नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ोगे मिनरल न्यूट्रिशन में, देन सेम चीज रिपीट होगी, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो रहा है तो बीजीए ही कर रहा है। फिर आप 12th में जब माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब एज ए बायो फर्टिलाइजर पढ़ोगे तो ये सेम एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, बिकॉज बायो फर्टिलाइजर का मतलब है कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो किसी भी तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करता हो, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, इसलिए आप पढ़ेंगे। और फिर चौथी बार जब आप सिम्बायोसिस पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में, देन सेम एग्जाम्पल रिपीट होंगे, बिकॉज सिम्बायोटिक बीजीए अलोंग विद प्लांट वो भी आएंगे, है ना। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि मैं तो आपको 2 सालों का सिलेबस जो है पूरे 11th 12th में कोई भी चीज कितनी बार आएगी सब याद दिला दूंगा। याद आपको होनी चाहिए, बट अगर आप याद करना सीख जाएंगे कि ये तो अभी 4 बार आएगा, पहली बार तो अच्छे से पढ़ लिया, बाकी 3 बार रिवाइज करना है। पढ़ना तो यही है आपको, आप जैसे 4 बार लिखो या एनसीईआरटी के तरीके से पढ़ो कि आधा यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ कहीं और, है ना। तो मेरा क्या है कि आप एक बार चीजों को समझिए कि ठीक है मुझे बीजीए के ये एग्जाम्पल पढ़ने, इससे बाहर मेरे लिए बीजीए कहीं नहीं है। नॉस्टॉक, एनाबेना, ओलोसिरा, स्पाइरुलिना, ऑसिलेटोरिया, इन 5 के अलावा हार्डली आपको, मुझे नहीं लगता कोई बीजीए का जीनस का एग्जाम्पल आपको मिलेगा। ऑसिलेटोरिया थर्मल एल्गी है, 12th की बुक में लिखा हुआ है। स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन में आप पढ़ते हैं, पर आपको ये तो पता हो कि सिंगल सेल प्रोटीन में जो स्पाइरुलिना लिखा है वो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, वो साइनोबैक्टीरिया होता है। या ऑसिलेटोरिया लिखा हुआ है तो ये तो समझ में आया कि ऑसिलेटोरिया एक ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया है। कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ऑसिलेटोरिया का किस किंगडम से बिलोंग करता है, तो आपको तो बताया नहीं गया, क्योंकि जहां किंगडम मोनेरा पढ़ाया गया वहां तो एग्जाम्पल लिखा नहीं है, और जहां एग्जाम्पल लिखा है वहां ये नहीं बताया गया कि ये कौन से किंगडम में आता है। दोनों को बस रिलेट करना सीखना है आपको, 2 हो या 2 से ज्यादा चीजें हो, इनको जब आप रिलेट करोगे तो अपने आप क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। वही आपकी प्रैक्टिस है, उसी से ही आपका बॉटनी क्लियर हो गया, उसी से आपकी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं हर तरीके से क्वेश्चंस को कर सकता हूं। तो ये सब चीजें याद रखिएगा, है ना। ओके, दीपांशु ने लिखा था सर ट्राइकोम इज द फिलामेंट विद और विदाउट म्यूसिलेजिनस शीथ। म्यूसिलेजिनस शीथ यूजुअली सभी जगह होगी, ऑसिलेटोरिया में भी आप देख रहे हैं, स्पाइरुलिना में भी है, नॉस्टॉक एनाबेना में भी है। तो ट्राइकोम फिलामेंट को टेक्निकली ट्राइकोम कहा जाता है ना। इवन बैक्टीरिया में भी, नॉट ओनली साइनोबैक्टीरिया, अगर मान लीजिए आप ई कोलाई बनाए तो ई कोलाई की पूरी बॉडी पे फिलामेंट होते हैं, उनको भी आप ट्राइकोम बोलते हैं। तो फिलामेंट एक इंग्लिश वर्ड है, ट्राइकोम एक टेक्निकल वर्ड है, साइंटिफिक वर्ड। फिलामेंट को ट्राइकोम कहा जाता है। म्यूसिलेजिनस शीथ साइनोबैक्टीरिया पे होगी ही होगी, उसमें ना होने का कोई केस नहीं है ना। मिक्सोफाइसी एक्चुअली जो वर्ड दिया गया है, मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी, वो कलर के बेस पे दिया गया है, और मिक्सो इन बिटवीन के लिए भी दे दिया जाता है, क्योंकि बेसिकली ये बैक्टीरिया और एल्गी के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम कर देता है। अगर हायर क्लास के हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, साइनोबैक्टीरिया सर्व एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एज वेल एज एल्गी। साइनोबैक्टीरिया में बैक्टीरिया का कैरेक्टर क्या है कि सेल प्रोकैरियोटिक है, ग्राम नेगेटिव टाइप की। और अगर कहें कि एल्गी का कैरेक्टर क्या है, तो बाकी सारे कैरेक्टर तो एल्गी के ही हैं,
साइनोबैक्टीरिया में फिलामेंट बन गया, कॉलोनी बन गई। ग्रीन एल्गी में भी ऐसा ही होता है। साइनोबैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली लाइक हायर प्लांट, ऑक्सीजन वाली फोटोसिंथेसिस है, वो भी केस आ गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से भी होता है, बैक्टीरिया के जैसा, फ्रेगमेंटेशन से भी होता है एल्गी के जैसा। तो ये प्लांट में एल्गी और बैक्टीरिया के बीच में आ जाते हैं, तो इसलिए मिक्सो वर्ड यूज कर लिया कि मिक्सोफाइसी, और साइनो वर्ड अगर है तो बिकॉज ऑफ ब्लू ग्रीन कलर। ठीक, ये चीजें है ना। अब जैसे यहां से क्वेश्चन हो कि फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप्स कौन से हैं, ऐसे फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म जो पहली बार आए अर्थ पे, है ना, तो वो साइनोबैक्टीरिया आंसर आ जाएगा, है ना। दीज आर फर्स्ट, ये क्या है, ये फर्स्ट है, ऑक्सीजेनिक है, फोटो ऑटोट्रॉफ। क्योंकि इससे पहले जो फोटो ऑटोट्रॉफ है मींस जो बैक्टीरिया आपने पढ़े, जो आपने पीछे कल पढ़े थे परसों, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो बेसिकली जो ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आप पढ़ते हैं वो एनऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ थे। पहली बार फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज हुई, जिसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का डोनर वाटर बना, दोज ऑर्गेनिज्म आर साइनोबैक्टीरिया। तो अर्थ पे ऑक्सीजन कब आई, जैसे इवोल्यूशन में पढ़ते हैं कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर एनऑक्सीजेनिक था, फिर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ गई। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कहां से आई, ऑक्सीजन तब आई जब साइनोबैक्टीरिया डेवलप हो गए और उन्होंने वाटर को यूज करना शुरू किया एज ए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डोनर। और अगर वाटर को यूज करेंगे तो रिएक्शन मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि जब आप वाटर में से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को यूज कर लोगे कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में, तो बचेगा ऑक्सीजन जो एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। साइनोबैक्टीरिया को ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, उसे तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का डोनर चाहिए। अभी तक हाइड्रोजन सल्फाइड था, अब वाटर आ गया। जब वाटर आ गया तो वाटर की क्योंकि अवेलेबिलिटी ज्यादा है, आगे जितने भी ऑर्गेनिज्म बने उन्होंने वाटर को ही यूज किया फोटोसिंथेसिस के लिए क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है। इसलिए फिर आगे जितनी भी फोटोसिंथेसिस हुई ऑक्सीजन हुई, और जैसे जैसे ऑक्सीजन निकलती गई वैसे वैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस बढ़ती चली गई। आजकल तो सारा एटमॉस्फेयर ऑक्सीजनिक ही है ना। तो पहले ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉफ पूछे जाए तो आंसर आएगा साइनोबैक्टीरिया। फर्स्ट फोटो ऑटोट्रॉफ पूछा जाए तो आंसर आएगा ग्रीन सल्फर या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अगर एनऑक्सीजनिक पूछा जाए तो भी आंसर आएगा ग्रीन सल्फर या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो ये चीजें भी आपको समझनी है कि इस तरीके से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट ग्रुप हमारा आएगा अनदर काइंड ऑफ यू बैक्टीरिया आर माइकोप्लाज्मा। प्लाज्मा आप जैसे साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं, कोलाइडल मैट्रिक्स, वहां से वर्ड लिया गया। माइको फंगी से लिया गया, माइकोलॉजी फंगी की स्टडी कहलाती है ना। तो फंगी सॉफ्ट के जैसे होती है, तो उस तरीके का स्ट्रक्चर है। माइकोप्लाज्मा को एक्चुअली आप क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा को नेकेड बैक्टीरिया कहा जाता है। नेकेड बैक्टीरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती, है ना। अगर सेल वॉल नहीं है तो कैप्सूल स्लाइम लेयर भी नहीं होगा। लाइक कैप्सूल या स्लाइम लेयर यानी जो ग्लाइकोकैलिक्स था वो सेल वॉल से बाहर ही था ना। अगर सेल वॉल हटाओगे तो बाहर का वो भी हिस्सा हट जाएगा। तो आउटर मोस्ट लेयर क्या बन जाएगी, जब आप किसी भी बैक्टीरिया में से, मान लीजिए अगर एक बैक्टीरिया है उसमें से आपने ग्लाइकोकैलिक्स हटा दिया, सेल वॉल हटा दिया, तो वो कैसा बन गया, नेकेड हो गया। और फिर आउटर मोस्ट लेयर क्या आ गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली जो यहाँ पे ये लाइपोप्रोटीन लिखा हुआ है, ये क्या है, दिस इज 3 लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये यहां पे लिखा है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन का मतलब क्या है, 3 लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्राई लेमिनर बोलते हैं, है ना, ट्राई लेमिनर। तो जो इनकी आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, ट्राई लेमिनर, मतलब 3 लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे नॉर्मली एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इनमें 3 प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो इनकी आउटर मोस्ट लेयर बनाती है। अब क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आप क्या पढ़ते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ते हैं, है ना। तो जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ोगे तो उसका कोई स्ट्रक्चर तो फिक्स है नहीं। अगर उसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है
तो बेसिकली वो क्या कहलाएगा, वो बन जाएगा प्लियोमॉर्फिक। ये कैसे हो जाएंगे, ये प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या था, नॉट ऑफ डेफिनेट शेप, इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा, है ना। जैसे इसे बोलते हैं एक्चुअली फ्राइड एग अपीरियंस, कि आप एक एग को बॉईल करके उसका कैल्शियम कार्बोनेट वाला शेल हटा दीजिए और एग को डीप फ्राई कर दीजिए, तो एग्स की जो बाउंड्री होगी उस पर क्या होगा, रिंकल्स पड़ जाएंगे। फ्राइड एग जैसा अपीरियंस माइकोप्लाज्मा का होता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, इसलिए प्लियोमॉर्फिक है। इट लुक्स लाइक फ्राइड एग, ये एक बॉल है जिसको आपने डीप फ्राई कर दिया तो माइक्रोस्कोप में वैसा ही दिखाई देता है, तो ये प्लियोमॉर्फिक कहलाता है ना। अब जब इनको डिस्कवर किया गया तो ये देखा गया कि ये कैटल्स में निमोनिया कॉज करते हैं ना। यहाँ पे लिखा है कि कैटल में जो कंसिडर किया गया था वो बोवाइन शीप थी जिसको निमोनिया हो रखा था। तो कैटल्स का जो प्लूरल फ्लूइड था, प्लूरल फ्लूइड कहां से मिलेगा, लंग्स में से। लंग्स का जो फ्लूइड होता है वो प्लूरल फ्लूइड कहलाता है। लंग्स की मेम्ब्रेन को प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। कैविटी इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। तो प्लूरा वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, लंग्स से रिलेटेड। तो जो लंग्स में फ्लूइड था शीप के, जिसको निमोनिया हो रहा था, वहां से इनको डिस्कवर किया गया। बट जब वहां से स्टडी किया गया तो देखा गया कि ये तो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, बिकॉज जब सेल कोट हटा दोगे, सेल वॉल हटा दोगे, कैप्सूल हटा दोगे तो साइज छोटा हो जाएगा ना। साइज छोटा हो जाएगा तो जब इन्हें बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास किया गया तो ये उससे पास हो गए। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि ये बैक्टीरिया तो नहीं है। अगर बैक्टीरिया नहीं है तो क्या है, तो इनको नाम दे दिया गया PPLO, प्लूरो मतलब लंग्स वाला, निमोनिया कॉज करने वाले, लाइक ऑर्गेनिज्म। नॉर्मली निमोनिया कौन कॉज करता है, न्यूमोकॉकल बैक्टीरिया, बट क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो रहे हैं, इसका मतलब ये न्यूमोकॉकल बैक्टीरिया तो हो नहीं सकते। इट मींस कि ये निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया गया PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर। अब क्योंकि सेल कोट हट गया, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स हट चुका है, तो साइज सबसे छोटा हो जाएगा। तो अगर स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट पूछा जाए या स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन आए तो आंसर क्या आएगा, माइकोप्लाज्मा, क्योंकि साइज और छोटा हो गया। अगर बाहर की 2 लेयर हटा दोगे तो साइज सबसे छोटा बन जाएगा। तो स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट आए या स्मॉलेस्ट लिविंग सेल आए तो उसका आंसर आ जाएगा माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, दे कैन सर्वाइव। ऐसा नहीं लिखा है कि दे आर ऑब्लिगेट एनारोब, ऐसा नहीं लिखा है कि दे सर्वाइव ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां लिखा है दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो बिना ऑक्सीजन के ये भी सर्वाइव कर सकते हैं। दीपांशु ने पूछा है सर जिलेटिनस शीट एंड म्यूसिलेजिनस शीट में क्या कोई डिफरेंस है या दोनों सेम है, इनमें से कौन सा सब में प्रेजेंट होता है। आपके लिए दोनों सेम है, बोथ आर सेम। जिलेटिनस शीट और म्यूसिलेजिनस शीट दोनों एक ही है। एनसीईआरटी में दोनों वर्ड यूज किए गए फॉर साइनोबैक्टीरिया, तो एक ही बात है ना। जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपके लेवल पे नहीं है, तो आपको पढ़ना भी नहीं और ना आपसे पूछा जा रहे हैं कि किसमें क्या है। आपके लिए दोनों चीजें एक ही हैं। जिलेटिनस शीट, इसलिए मैंने ऑब्लिक करके लिखा था, जिलेटिनस शीट ऑब्लिक म्यूसिलेजिनस शीट, सेम चीज है। क्लियर। तो क्योंकि अगर हम ये थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना तो बहुत डिटेल हो जाएगा, तो इसलिए आप उसे जर्नलाइज्ड ही रखिए कि जिलेटिनस एंड म्यूसिलेजिनस शीट आर सेम। सो माइकोप्लाज्मा का क्या हुआ, माइकोप्लाज्मा नेकेड हो गए, साइज छोटा हो गया क्योंकि सेल वॉल और कैप्सूल स्लाइम लेयर एब्सेंट है, साइज छोटा हो गया, तो ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो गए। लेकिन निमोनिया कॉज करते हैं, तो निमोनिया के बैक्टीरिया तो नहीं हो सकते, तो नाम दे दिया गया निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो वर्ड आ गया PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर। इनका कोई शेप नहीं होता, प्लियोमॉर्फिक नेचर के हैं। इन्हें कई बार जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोल देते हैं। बोला पहले टाइम पे तो प्लांट किंगडम ही था, ये सारे बैक्टीरिया प्लांट किंगडम में आया करते थे। और जोकर इसलिए क्योंकि जोकर अपना शेप, अपना अपीरियंस चेंज करता रहता है। माइकोप्लाज्मा का भी कोई डेफिनेट अपीरियंस नहीं है, तो कई बार इन्हें जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कह दिया गया है ना। प्लियोमॉर्फिक हैं बिकॉज इनमें सेल वॉल है ही नहीं। सेल वॉल का काम होता है शेप प्रोवाइड करना, शेप डिटरमाइन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेल वॉल की है। यहाँ ये सेल वॉल है नहीं, इसलिए प्लियोमॉर्फिक हो गए। अब अगर सेल वॉल नहीं होगी, कैप्सूल स्लाइम लेयर नहीं होगा, तो आउटर मोस्ट लेयर क्या हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेचर ने उसके लिए प्रोटेक्शन ये दे दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिंगल लेयर ना बना के 3 लेयर्ड बना दिया। तो इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, 3 लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ट्राई लेमिनर बोल सकते हैं, ट्राई फॉर 3 लेमिना लेयर के लिए।
तो 3 लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर है। रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। सारे ही माइकोप्लाज्मा डिजीज कॉज करते हैं, है ना। ऑल आर पैथोजेनिक, पैथोजेनिक का मतलब है डिजीज कॉजिंग, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, सब में, सभी जगह ये डिजीज कॉज करते हैं, है ना। माइकोप्लाज्मा सेल के अंदर ही जिंदा रह सकता है, एक ये वर्ड भी यूज होगा, है ना। माइकोप्लाज्मा कैसा होगा, दीज आर ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब है ओनली, सेल के अंदर ही हो सकते हैं, इंट्रा सेलुलर मतलब विद इन सेल, और पैरासाइट का काम करेंगे पैरासाइट्स। तो माइकोप्लाज्मा की अगर डेफिनेशन छोटी सी देनी हो तो क्या होगा, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। माइकोप्लाज्मा आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर, कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है, ठीक है। ये वर्ड आगे वायरस के लिए भी यूज होगा, लेकिन वायरस को जब आप किसी सेल से बाहर निकालोगे तो उसके क्रिस्टल्स बना सकते हो, लेकिन माइकोप्लाज्मा को अगर आपने सेल से बाहर निकाला तो डेथ हो जाएगी। तो माइकोप्लाज्मा लिविंग तो है, नॉन लिविंग नहीं हो सकता, लेकिन वायरस लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है। वायरस में लिविंग डेफिनेशन देखोगे तो यही आएगी, वायरस भी सेल के अंदर एज ए पैरासाइट ही रहते हैं, माइकोप्लाज्मा भी सेल के अंदर एज ए पैरासाइट ही रहते हैं। सो दीज आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कॉजिंग डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। सौरभ ने पूछा है सर ये सेल में भी अपना शेप चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आप पढ़ते हैं ना स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है, इसीलिए मॉडल का नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक का मतलब क्या है कि लिपिड के बीच बीच में कहीं कहीं पे प्रोटीन दिखाई देंगी, तो इसलिए फ्लूइडिटी है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है कि इट हैज फ्लूइड नेचर। अगर फ्लूइड नेचर होगा तो इसका मतलब कोई शेप नहीं आ सकता। शेप तब आता है जब रिजिडिटी आती है, रिजिड स्ट्रक्चर होगा तो शेप आएगा, फ्लूइड होगा तो शेप नहीं आएगा। अब इनमें क्योंकि आउटर मोस्ट सेल वॉल अगर होती है, सेल वॉल रिजिड होती है, इसीलिए तो सेल वॉल शेप प्रोवाइड करती है। अगर आप कोई भी चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनाओगे तो उसका कोई शेप नहीं आएगा, वो तो कभी इधर कभी उधर ऐसे ही होता रहेगा। तो सेल के अंदर तो हमेशा ही रहेंगे, ये सेल के बाहर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर आपने माइकोप्लाज्मा को सेल से बाहर निकाला तो डेथ हो जाएगी, हमेशा सेल के अंदर ही होंगे। ऑब्लिगेट का मतलब है 100%, स्ट्रिक्ट इन सेंस, तो हमेशा सेल के अंदर रहेंगे एज ए पैरासाइट, इसीलिए इन वर्ड को यूज किया। अंशिका ने पूछा है सर दीज कैन बी कॉल्ड फैकल्टेटिव एनारोब? यस, फैकल्टेटिव कर सकते हैं। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि बेसिकली ये एरोबिक थे, अब ये बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। तो फैकल्टेटिव वर्ड तभी यूज करते हैं जब कंडीशंस आती हैं। फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब ये हुआ कि वो बेसिकली एरोबिक था बट कंडीशनली एनारोब बन गया, है ना। जिस चीज के आगे फैकल्टेटिव लिखा होगा दैट रिप्रेजेंट द कंडीशन। जैसे यहाँ पे अभी अंशिका ने लिखा है कि फैकल्टेटिव एरोब लिख दिया आपने, अच्छा नहीं, फैकल्टेटिव एरोब नहीं, फैकल्टेटिव एनारोब। मान लीजिए अगर ये वर्ड हो तो इसका मतलब है फैकल्टेटिव मींस कंडीशन, तो ये कंडीशनली एनारोब है। एंड कंडीशन क्या है कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो भी ये जिंदा रह लेंगे, मतलब अगर नहीं मिली तो ये एनारोबिक बनेंगे, अदरवाइज ऑक्सीजन होती है और ये एरोबिक होते हैं, है ना। तो ये चीज आएगी, है ना। फैकल्टेटिव एरोब नहीं, फैकल्टेटिव एनारोब एक्चुअली होना चाहिए। तो फैकल्टेटिव एनारोब होगा तो इट मींस कि दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, है ना। मान लीजिए अगर लिखा होता फैकल्टेटिव एरोब तो इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली एनारोब था, बिना ऑक्सीजन के ही रहता होगा। लेकिन अगर गलती से ऑक्सीजन दे दी गई, कंडीशन है फैकल्टेटिव एरोब है, तो एरोबिक इज द कंडीशन, तो अगर ऑक्सीजन दे दी गई तो भी वो मरेगा नहीं, वो अपना काम कर लेगा, तो वो कंडीशनली एरोब हो जाएगा, जैसे ये कंडीशनली एनारोब है। और अगर ऑब्लिगेट लिखा है तो कोई डाउट ही नहीं है। ऑब्लिगेट एरोब का मतलब 100% ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो डेथ। ऑब्लिगेट एनारोब का मतलब 100% ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अगर दे दी तो डेथ, है ना। तो इस तरीके से 4 टाइप के ये रेस्पिरेशन के टर्म होते हैं, फैकल्टेटिव एरोब, फैकल्टेटिव एनारोब, ऑब्लिगेट एरोब, ऑब्लिगेट एनारोब। रेस्पिरेशन को हम 4 कैटेगरी में लेते हैं। ये टर्मिनोलॉजी हायर क्लासेस में यूज होती है, हम तो जहां जहां आएगी हम केवल उतना समझ लेंगे। लाइक मैथेनोजन में आपने लिखा कि वो ऑब्लिगेट एनारोब है, यहां आपने लिख लिया कि फैकल्टेटिव एनारोब है ना। तो जहां यूज करना है वहां कर सकते हैं। ये एक्चुअली माइकोप्लाज्मा तक एनसीईआरटी में दिया हुआ है,
माइक्रो यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, किंगडम मोनेरा के अंदर बेसिकली एनसीईआरटी ने इन 4 को डिस्कस किया हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो एनसीईआरटी ने मोनेरा में डिस्कस तो नहीं किया, लेकिन फिर भी नीट 2018 में क्वेश्चन आया था उससे, तो दैट ग्रुप इज माइसीलियल और फिलामेंटस बैक्टीरिया। ये क्या है? माइसीलियल बैक्टीरिया है। माइसीलियम किस में होता है? फंगी में, है ना। फंगी में अगर आप इसको देखते हैं, जैसे हमने कहा कि ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी भी है और किंगडम मोनेरा के अंदर एज ए साइनोबैक्टीरिया भी है। ऐसे जो लोग इसको फंगी मानते हैं उनके हिसाब से निकनेम है रे फंगी, बिलोंग्स टू क्लास एक्टिनोमाइसिटीज। माइसिटीज का मतलब क्या होता है? क्लास ऑफ फंगी। जैसे आपको फंगी का अगर याद है तो उसमें फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। माइसिटीज डिनोट्स द क्लास ऑफ फंगी। एक्टिन का मीन्स होता है रे, तो इनको निकनेम में क्या बोलते हैं? रे फंगी। जो लोग इनको फंगी मानते हैं वो इनको एक्टिनोमाइसिटीज रे फंगी के नाम से फंगी किंगडम में रखते हैं। बट आर.एस. वेटेकर के अकॉर्डिंगली बेसिकली क्या है, क्योंकि सेल प्रोकैरियोटिक है ना, वेटेकर के लिए इंपॉर्टेंट ये था, फर्स्ट क्राइटेरिया वाज सेल टाइप, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक, तो उनके लिए प्रोकैरियोटिक होना सबसे इंपॉर्टेंट था। एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोकैरियोट इनको फंगी से निकाल के कहां रख दिया गया? किंगडम मोनेरा में। नाम बदल दिया गया, नाम क्या हो गया? माइसीलियल या फिलामेंटस बैक्टीरिया। जैसे नॉर्मल इनको क्या बोलेंगे? फिलामेंटस बैक्टीरिया बोलेंगे। फिलामेंटस बैक्टीरिया में वो फिलामेंटस बैक्टीरिया नहीं लेना जो मैंने आपको शेप में पढ़ाया था। यहाँ फिलामेंटस बैक्टीरिया का मतलब ये है कि जैसे जब आप इसको, ये एक पेट्री डिश है, कल्चर प्लेट है, जब आप इसको ग्रो करोगे, जब इसकी कॉलोनी बनेगी तो ये रेडिएटिंग कॉलोनीज बनती है, रे लाइक। जैसे सन में हम ड्राइंग में रेज बनाते हैं ना, इस तरीके से कॉलोनी बनती है। और ऐसी कॉलोनी किसकी होती है? ये रेडिएटिंग है, ये फंगी की कॉलोनी ऐसी होती है। दीज आर रेडिएटिंग कॉलोनीज, रे लाइक, है ना। इसीलिए इनको हमने रे फंगी बोला। और फंगी का जो कॉलोनी है वो क्या कहलाता है? माइसीलियम। तो ये माइसीलियम के जैसा दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाई दीज आर माइसीलियल बैक्टीरिया। इसलिए इनको नाम क्या दिया गया है? माइसीलियल बैक्टीरिया दिया गया, या इनको हमने फिलामेंटस बैक्टीरिया बोला, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये रेडिएटिंग कॉलोनीज बनाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड माइसीलियल या फिलामेंटस बैक्टीरिया। अगर फंगी में टर्म होता है इनका तो एक्टिनोमाइसिटीज या निकनेम में इनको रे फंगी कहते हैं। एंड दीज आर ग्राम पॉजिटिव। प्रोकैरियोट है तो किस कैटेगरी में आएंगे? ये ग्राम पॉजिटिव में आएंगे। यू बैक्टीरिया दोनों है पॉजिटिव नेगेटिव, साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, माइकोप्लाज्मा भी ग्राम नेगेटिव है ना। पीछे नहीं लिखा हुआ था, आप चाहें तो लिख लीजिएगा। माइकोप्लाज्मा कैसे होते हैं? ये ग्राम नेगेटिव होते हैं। और ये कैसे है? ये लिखा हुआ है, ये ग्राम पॉजिटिव है ना। तो ग्राम पॉजिटिव में आपको याद रखना है ये, और साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा दोनों ही कैसे हैं? ग्राम नेगेटिव है। अब ये सिंगल सेल के होंगे, वैसे भी मोनेरा सिंगल सेल का ही होता है, बट जब ये फिलामेंट बनेगा, फिलामेंटस है, तो इसमें कोई सेप्टा या कोई पार्टीशन नहीं है और ब्रांचिंग है। आप, ये फिलामेंट है, इस फिलामेंट को आप ब्रांच कर सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। इस तरीके से ये ब्रांचिंग होती रहेगी। सो ये फिलामेंटस ब्रांच हैं और एसेप्टेट कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें सब फंगल कैरेक्टर हैं, जैसे इनका अपीयरेंस फंगी के जैसा है, लुक्स लाइक माइसीलियम, है ना। माइसीलियम भी एसेप्टेट होता है, आगे हम पढ़ेंगे। फंगी का डिवीजन कैसे होता है? बाय डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, जैसे कोनिडिया बनते हैं फंगी में, स्पोरेंजिया बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स। फ्रेगमेंटेशन भी फंगी में होता है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका भी क्या है? फंगी के जैसा है। सब कुछ फंगी। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करेंगे तो ये सेप्रोट्रॉफिक है, और सेप्रोट्रॉफिक भी फंगी होती है। फंगी नेचर में डिकम्पोजर्स होती हैं, डिकम्पोजर्स आर सेप्रोट्रॉफ्स। तो न्यूट्रिशन भी फंगी के जैसा है, स्ट्रक्चर भी फंगी के जैसा है, मल्टीप्लाई करने का तरीका भी फंगी के जैसा है। बट व्हाट अबाउट बैक्टीरिया? इनमें मोनेरा का कैरेक्टर क्या है? मोनेरा का कैरेक्टर ये है कि सेल इज ऑफ ग्राम पॉजिटिव टाइप। सेल कैसी है? प्रोकैरियोटिक है, ग्राम पॉजिटिव है। तो एक सेल को देखोगे तो बिकॉज ऑफ दैट ये प्रोकैरियोटिक है, रेस्ट ऑल द फीचर्स लुक्स लाइक फंगी। इसीलिए ये रे फंगी थे कभी, आज इनको माइसीलियल बैक्टीरिया या फिलामेंटस बैक्टीरिया कहते हैं।
हरीश ने पूछा था सर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस क्या होता है। बेटा वो बहुत लंबा टॉपिक है और हमारे सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि क्रिश्चियन ग्राम ये पर्सन का नाम है जिन्होंने बैक्टीरिया को स्टेन किया। जो भी स्टेनिंग प्रोसीजर होता हो, जो भी स्टेनिंग करने का रीजन हो, अगर स्टेन है तो पॉजिटिव, अगर स्टेन नहीं होगा तो नेगेटिव, है ना। क्योंकि हमारी क्लासेस, हमारा सिलेबस फिक्स है, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में अगर आप कहीं और से भी पढ़ते हैं तो भी आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस से बाहर है कि ग्राम पॉजिटिव का केमिकल कंपोजिशन क्या है और ग्राम नेगेटिव का केमिकल कंपोजिशन क्या है। क्वेश्चंस बुक्स में होते हैं, है ना। क्वेश्चन शायद मैं भी आपको कभी किसी क्वेश्चन पेपर में दे दूं, बट जितना दूंगा उतना आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा। कई बार ये होता है कि क्वेश्चन को करने के लिए डिटेल में जाना जरूरी नहीं होता। जो भी हिंट दिए जाते हैं, जो भी क्लास में मैंने बोला है, उसको सुन के भी आप अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और कभी अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तो हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को डिटेल में देख लेंगे, बिकॉज वो पूरे एक क्लास का टॉपिक है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव किस बेस पे कहे गए थे। सो इनमें सारे कैरेक्टर फंगी के जैसे हैं, बट सेल का टाइप प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा के जैसा है। दैट्स व्हाई दे आर फिलामेंटस बैक्टीरिया। फंगी में इनको रे फंगी या एक्टिनोमाइसिटीज कहते हैं। ये जैसे आप कोनिडिया बनाते हो फंगी में भी, तो यहाँ पे भी कोनिडिया बने। कोनिडिया जिस स्ट्रक्चर पे बनते हैं वो कोनिडियोफोर है। अगर आप देखोगे तो ये कोनिडिया, इनको आप कोनिडियो स्पोर भी कहते हैं। जो स्टॉक होता है जिसपे चेन ऑफ कोनिडिया है, जो कोनिडिया को बियर करता है, वो कोनिडियोफोर है। ये नीचे माइसीलियल बैक्टीरिया है जो इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होगा, तो कोनिडिया बन गए। अगर स्पोरेंजिया बना तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होंगे वो स्पोरेंजियोस्पोर्स कहलाएंगे। और अगर इसमें से फ्रेगमेंटेशन आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अभी हमने यही तो लिखा कि मल्टीप्लिकेशन कितने तरीके से हो सकता है, बाई कोनिडिया, बाई स्पोरेंजियोस्पोर्स और बाई फ्रेगमेंटेशन। और ये सारी चीजें फंगी में होती हैं। तो फंगी के ही बेसिकली कैरेक्टर्स हैं, बट जब भी आप किसी एक सेल को स्टडी करोगे तो उस सेल में न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक है, बिकॉज ऑफ दैट इन्हें मोनेरा में रखा गया। रानी देवी ने पूछा, सो लाइक साइनोबैक्टीरिया फिलामेंटस यू बैक्टीरिया आल्सो गेट ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंगी? नो, साइनोबैक्टीरिया में तो फंगी का कोई भी कैरेक्टर नहीं है ना। साइनोबैक्टीरिया तो बैक्टीरिया और एल्गी का कैरेक्टर, एल्गी के बीच में आ गया। रे फंगी जो अभी आप पढ़ रहे हैं एक्टिनोमाइसिटीज, ये बैक्टीरिया और फंगी के बीच में आएगा। इस तरीके से समझना है ना। जैसे आप अभी, मैं यहाँ पे टॉपिक समझा दे रहा हूं आपको। जैसे हमने क्या पढ़ा था अभी, साइनोबैक्टीरिया, मान लीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी, शॉर्ट में लिख देता हूं। तो ये बैक्टीरिया है क्योंकि सेल प्रोकैरियोटिक है, और ये एल्गी है क्योंकि बाकी कैरेक्टर न्यूट्रिशन एल्गी के जैसा, रहने का तरीका, एपीरियंस, मल्टीप्लीकेशन सब एल्गी के जैसा है। फिर अभी हमने क्या पढ़ा, मान लीजिए हम ये पढ़ रहे हैं माइसीलियल बैक्टीरिया जो हमारा करंट टॉपिक है। तो इसमें सेल तो बैक्टीरिया की है बट बाकी कैरेक्टर किसके हैं, फंगी के हैं। तो ये बैक्टीरिया और फंगी के बीच का कनेक्टिंग लिंक हो गया। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा कैसे है, ग्राम नेगेटिव है, यानी सेल कैसी है, बैक्टीरिया के जैसी है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये बैक्टीरिया तो है नहीं, और बैक्टीरिया से छोटा क्या जानते हो, बैक्टीरिया से छोटा अगर कुछ एग्जिस्ट करता है साइज के बेस पे तो केवल एक ही चीज है, दैट इज वायरस। लेकिन ये वायरस तो नहीं है, क्योंकि वायरस को तो आप क्रिस्टल बना के भी स्टोर कर सकते हो, माइकोप्लाज्मा को तो नहीं कर सकते। तो ये बैक्टीरिया और वायरस के बीच में आ गया, है ना। हम जब कोई ग्रुप पढ़ते हैं तो अब क्योंकि हमें आर एच वेटेकर के हिसाब से पढ़ना है, तो हमारी यानी आर एच वेटेकर की प्रायोरिटी क्या है, ये कि सेल प्रोकैरियोटिक हो, रादर देन कि उसमें बाकी चीजें एल्गी की आ रही हैं, फंगी की आ रही हैं, या वायरस की आ रही हैं, है ना, या किसी और की भी आ रही है ना। यहाँ पे आर एच वेटेकर का क्राइटेरिया क्या था कि प्रोकैरियोटिक होना सबसे इंपॉर्टेंट है। आर एच वेटेकर ने प्रोकैरियोटिक होना इंपॉर्टेंस दिया, बाकी चीजों को इग्नोर कर दिया। अगर मैं एल्गोलॉजिस्ट हूं, मेरे लिए एल्गी होना इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसी बीजीए को एल्गी में ले आऊंगा। और जब आप बीजीए को एल्गी में लाएंगे तो क्या बोलेंगे, अगर मान लीजिए मैं इस बीजीए को एल्गी में ले जाऊं तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइनोफाइसी, अभी लिखा था ना, ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर मेरे लिए माइसीलियल बैक्टीरिया फंगी होते तो फंगी के हिसाब से ये क्या बन जाता, रे फंगी, एक्टिनोमाइसिटीज।
और माइकोप्लाज्मा को अगर हम वायरस के हिसाब से देखते हैं तो ये नेकेड बैक्टीरिया हम इन्हें बोल ही रहे हैं, क्योंकि वायरस का तो क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना नहीं है, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो हम उसमें जा नहीं सकते अभी। बट इसीलिए टैक्सोनॉमिस्ट इंपॉर्टेंट है कि टैक्सोनॉमिकल क्राइटेरिया क्या है, जिस पर्सन को आप फॉलो कर रहे हैं उसने क्या सोचा। उसने ये सोचा कि इन सब में सेल का प्रिमिटिव होना इंपॉर्टेंट है, हैविंग द प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई एल्गी से निकाल के मोनेरा में, फंगी से निकाल के मोनेरा में, वायरस से में नहीं तो थे लेकिन फिर भी निकाल के मोनेरा में, और जो मोनेरा में है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लाइक यू बैक्टीरिया, है ना। तो इस तरीके से इसको देखा गया है। और जब आंसर आता है, मतलब जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। एज पर एनसीईआरटी आया तो आर एच व्हिटेकर, मान लीजिए वो ऑप्शन ही हटा दिया गया, बीजीए बिलोंग्स टू किंगडम और ऑप्शन मोनेरा है ही नहीं, अब क्या करोगे, ऑप्शन केवल यही है, एल्गी, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, तो ऑब्वियस है कि आंसर एल्गी आ जाएगा, है ना, क्योंकि अगर मोनेरा नहीं है तो आंसर क्या आएगा, एल्गी, है ना। माइसीलियल बैक्टीरिया बिलोंग्स टू किंगडम, मोनेरा ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन है प्लांटी, फंगी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा, तो आंसर क्या आएगा, किंगडम फंगी, है ना। तो जो ऑप्शंस हैं उनके हिसाब से आपको आंसर करना है, यही मैंने आपको शुरू से समझाया है कि गिवन स्टेटमेंट, गिवन ऑप्शंस, अकॉर्डिंगली योर आंसर विल बी। यही चीज माइंड में रख के चलोगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा, है ना। हो सकता है आपको लगे कि सर कभी ये कभी वो कंफ्यूजन हो रहा है, तो बेटा वो तो करना ही पड़ेगा, यही तो आपको सीखना है कि किस केस में क्या आंसर आएगा। कोई फिक्स लाइन नहीं है, या तो एनसीईआरटी ये कह दे कि हमें आर एच व्हिटेकर के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है, तो फिर सारे क्वेश्चंस अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है कि इन सबकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन मोनेरा ही हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो अलग भी होंगे, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट किंगडम मोनेरा। काफी बड़ा था ये किंगडम मोनेरा, जिसमें आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर एक्चुअली आ गया बीच में, जो हमने प्रोकैरियोटिक सेल से लिया था, वो इंपॉर्टेंट है, और उसमें आपने अलग अलग ग्रुप स्टडी किए, वो आपको ध्यान में रखना है ना। नेक्स्ट किंगडम हमारे पास आएगा किंगडम प्रोटिस्टा, है ना। इसी चैप्टर में सेकंड किंगडम क्या दिया है, किंगडम प्रोटिस्टा दिया है। प्रोटिस्टा किंगडम यूकैरियोट के लिए है। अगर आप बहुत सिंपल वे में लिखेंगे तो प्रोटिस्टा किस चीज के लिए आएगा, दिस इज फॉर सिंगल सेल यूनिसेलुलर यूकैरियोट। एक सेल का यूकैरियोट देखना है आपको। अब यहां इंपॉर्टेंट क्या है कि एक सेल हो, रिगार्डलेस कि वो सेल प्लांट के जैसी है, एनिमल के जैसी है, फंगी के जैसी है, बिकॉज यूकैरियोट में आने वाले तीन किंगडम कौन से हैं, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। तो प्रोटिस्टा को एक्चुअली नेचुरल किंगडम नहीं माना जाता। ऐसे भी क्वेश्चन होगा कि इनमें से किस किंगडम का स्टेटस नेचुरल किंगडम नहीं है, तो उसका आंसर भी प्रोटिस्टा आएगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग वन सेल बॉडी, उसको प्लांट से निकाल के, एनिमल से निकाल के, फंगी से निकाल के प्रोटिस्टा डिजाइन कर दिया। अगर 2 सेल हैं और 2 लाख 2 करोड़ सेल हैं, सब एक जैसे ही, आप पोरीफेरा से एनिमेलिया में कॉर्डेटा तक जाओगे तो पोरीफेरा के अंदर फ्यू सेल्स हैं और कॉर्डेटा के अंदर तो इनडेफिनिट नंबर ऑफ सेल है। अगर आप प्लांट में ग्रीन एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक जाओगे तो वेरिएबिलिटी बहुत है। फंगी में फाइकोमाइसिटीज से बैसिडियोमाइसिटीज तक जाओगे तो भी रेंज है पूरी। लेकिन एक सेल और एक से ज्यादा कितनी, वो मैटर नहीं करता। तो सिंगल सेल का प्लांट, सिंगल सेल का एनिमल, सिंगल सेल का फंगी, ये निकाल लिया गया और एक किंगडम डिजाइन कर दिया गया प्रोटिस्टा फॉर सिंगल सेल यूकैरियोट। आने वाले यूकैरियोट 3 है, तो प्रोटिस्टा में यही 3 ग्रुप आएंगे। प्रोटिस्टा में वो प्लांट जो सिंगल सेल के हैं, वो एनिमल जो सिंगल सेल के हैं, जो फंगी सिंगल सेल की है, वो आप यहाँ पढ़ेंगे। बाकी जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो हमने जैसे प्रोकैरियोट और के कैरेक्टर पढ़े थे, तो उन्हीं के कंट्रास्ट में आप यूकैरियोट लिख सकते हैं। प्रीमियरली एक्वेटिक हैं, अधिकतर चीजें पानी में ही होंगे, सॉलिटरी अकेले होते हैं, सिंगल सेल के हो सकते हैं, या सिंगल सेल की ग्रुपिंग हो सकती है, दैट इज कॉलोनियल, नॉट मल्टी सेलुलर। और यूकैरियोट तो ये है ही। बॉडी पे कोई कवरिंग हो सकती है, अगर कवरिंग है तो प्लांट के जैसा होगा तो सेल वॉल होगा, एनिमल के जैसा होगा तो पेलिकल होगा, कई बार क्यूटिकल या शेल भी होता है, और कई बार बॉडी नेकेड भी हो सकती है, कोई कवरिंग नहीं होगी, ये भी आएगा। तो डिपेंड करता है कि सेल वॉल अगर है तो सेल्यूलोज, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, नहीं तो प्रोटीन की या किसी और चीज की लेयर होगी, और कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी नेकेड हो, क्योंकि यूकैरियोट है सॉरी
क्योंकि यूकैरियोट है तो यूकैरियोट में जो भी कैरेक्टर्स आप पढ़ते हैं, लाइक यूकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीजें यहां से प्रेजेंट होंगी। तो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल यहाँ प्रेजेंट है। अगर ये मूव करते हैं, लोकोमोट करते हैं, मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट के लिए अगर होता है तो, क्योंकि नहीं भी होता ये भी चीज आएगी। सो लोकोमोशन इफ प्रेजेंट देन बाय डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, किसी में सीलिया है, किसी में फ्लैजिला है, किसी में स्यूडोपोडिया है, या कुछ और केस भी हो सकते हैं। न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दोनों पॉसिबिलिटी है, ऑटोट्रॉफिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक भी है। हेट्रोट्रॉफिक में सेप्टोट्रॉफिक भी है, पैरासिटिक भी है, प्रेडेटर भी है, ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर। बस कीमोट्रॉफिक नहीं है। अगर हम देखें तो मोनेरा के अंदर एक चीज और थी, मोनेरा में कीमो ऑटोट्रॉफ थे, प्रोटिस्टा में कीमो नहीं है, बाकी फोटो ऑटोट्रॉफ हो गए, और हेट्रोट्रॉफ के अंदर ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो पैरासाइट के अलावा अगर आप प्रेडेटर भी लिखना चाहें तो कुछ प्रेडेटरी भी हैं। तो पैरासिटिक हैं, प्रेडेटरी हैं, सेप्टोट्रॉफिक हैं, सिम्बायोटिक हैं, सब आ सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक भी हैं, बट कीमो ऑटोट्रॉफ नहीं होंगे। कीमो ऑटोट्रॉफ केवल मोनेरा में है, इसलिए मोनेरा में मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी थी। क्योंकि यूकैरियोट हैं तो ऑब्वियस है कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, हिस्टोन प्रोटीन होंगी, रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से होगा, बाई सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मींस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे सिंगल सेल के यूकैरियोट या यूनिसेलुलर यूकैरियोट बोल सकते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। क्लियर? ये कुछ प्रोटिस्ट की इमेज है जो हमें आगे पढ़नी है। स्लाइम मोल्ड फंगी के जैसी होती है, अमीबा आप प्रोटोजोन्स में पढ़ेंगे, यूग्लिना यूग्लिनाइड प्रोटिस्ट हैं, डाइनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, पैरामीशियम सीलिएटेड है, डायटम्स में आप पढ़ेंगे, क्राइसोफाइट्स में। तो ये डिफरेंट प्रोटोजोन्स की इमेजेस हैं, इनको आप अभी कुछ कुछ करके स्टडी करोगे। आप यहाँ पे भी हमें जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके सेलिएंट फीचर्स को ही स्टडी करना है। प्रोटिस्टा को न्यूट्रिशन के बेस पे है ना, ये किस बेस पे किया गया? दिस इज बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन के बेस पे हमने बेसिकली इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। वन इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लाइक प्लांट, क्योंकि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है। तो आप इन्हें मान सकते हैं कि ये सिंगल सेल के प्लांट है, जिनमें डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट्स और यूग्लिनाइड, ये 3 ग्रुप आएंगे, है ना। यूग्लिना को प्लांट एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, तो वो प्रेफरेंस यूग्लिना की हमेशा फोटोसिंथेसिस होती है। अगर यूग्लिना की चॉइस है तो वो चूज ये करता है कि सनलाइट है और मैं फोटोसिंथेसिस करके प्रिपेयर कर लूंगा फूड, है ना। तो इसलिए यूग्लिनाइड को प्रेफरेंस के बेस पे फोटोसिंथेटिक की कैटेगरी में रखा गया। जो फंगी से रिजेंबल करते हैं, फंगी नेचर में हेट्रोट्रॉफ्स होती हैं, दे कंज्यूम फूड बाय द डिकम्पोजिशन। सो सेकंड कैटेगरी विल बी कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। इसमें एक एग्जांपल आएगा स्लाइम मोल्ड, है ना। और ऐसे एनिमल्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पैरासाइट प्रेडेटर प्रोटिस्ट आएंगे, जो पैरासिटिज्म या प्रेडेटरी मोड में होंगे, और उनमें एग्जाम्पल आएगा प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। तो बेसिकली हमें 5 ग्रुप्स को ब्रीफ में स्टडी करना है, फ्यू कैरेक्टर्स के साथ, डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनाइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। क्लियर? ये हमारे पास आएगा। ओके, ये एनसीईआरटी की इमेजेस हैं। आपको एनसीईआरटी में जो इमेजेस हैं वो भी ध्यान रखनी है। हालांकि हम पीपीटी में आपको जो यहाँ से कंटेंट दिया जा रहा है उसमें कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस भी होंगी जो आपको समझाने के लिए, बट आपको एनसीईआरटी की इमेजेस जरूर याद रखनी है। फर्स्ट वन इज ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स, वो हम पढ़ेंगे। सेकंड वन इज ऑफ यूग्लिना, थर्ड वन इज ऑफ स्लाइम मोल्ड, फोर्थ वन इज पैरामीशियम। ये कोई ऑथेंटिक इमेजेस नहीं होती है, सिर्फ लाइन डायग्राम्स कहलाते हैं, है ना। दीज आर नॉट एक्चुअल इमेजेस। एक्चुअल इमेजेस आपको माइक्रोस्कोप में जो दिखाई देंगे दे आर समथिंग डिफरेंट। तो आप कहेंगे सर स्लाइम मोल्ड तो कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे इसमें, ये क्या बना हुआ है, बट एक्चुअली ये है ही ऐसा। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको उसकी प्रॉपर इमेज दिखाई देगी, है ना। वो आप गूगल पे भी चाहो तो सर्च करके देख सकते हो, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। मैंने हमेशा से बोला है कि जो ज़रूरत है आपको उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं, बट उन इमेजेस की हमें एक्चुअली कितनी ज़रूरत है वो सिर्फ हम जानते हैं कि उस इमेजेस में कोई चीज़ काम की है या नहीं है। आई थिंक हम आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आगे फिर आपको इन ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज डाइनोफ्लैजिलेट एंड आफ्टर दैट हमें नेक्स्ट ग्रुप पे जाना है। एंड नेक्स्ट ग्रुप में डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट्स, स्लाइम मोल्ड,
है ना, यूग्लिनाइट प्रोटिस्ट और प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, इन सब चीजों पे फोकस करना। क्लियर? एनी डाउट? 5 मिनट आपका डाउट सेशन, आपको कोई भी चीज पूछनी है तो बताइए। सरफराज क्या बनाया है भाई? ये प्लस और हाथ के अंदर क्या बना है? 5। कुरैशी ने लिखा है थैंक्स सर। हिमांशु पंडित गेमिंग, नो सर। हाई फाइव। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं किंगडम प्रोटेस्टा खत्म करना है और हम फंगी भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तब तक एज यूजुअल आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, है ना, और भी पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अभी तो क्लास की बात कर रहे हैं, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और बाकी भी चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो करिए। पढ़िए ज़रूर, है ना। इम्पॉर्टेंट ये कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, है ना। एमसीक्यू सॉल्व कैसे कर रहे हो? बुक से करते हो या हमारे मॉड्यूल से या डीपीपी से या प्रैक्टिस पेपर से? बताओ, गए सब लोग? बाय बुक रितु ने लिखा है। हरीश बाय बोथ, समीर डीपीपी मॉड्यूल एंड डीपीपी पीपी। ओके ओके, सो एक लाइन मेरी तरफ से सजेशन, बाकी एज यू विश, आप क्वेश्चंस कहीं से करें, ये मेरा ही स्टेटमेंट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जो मॉड्यूल में एक्सरसाइज है वो सबसे पहले कीजिएगा, है ना। आपको कैल्विन का मॉड्यूल अगर मिला हुआ है तो उस मॉड्यूल में टॉपिक्स के बाद एक्सरसाइज दी हुई है, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज लिखा हुआ है। वो क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल हैं। ना साइकोलॉजी होती है कि पहले जो क्वेश्चन किया और अगर वही गलत हो गया तो फिर ये रहता है कि यार सारे तो गलत हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन किए 10 गलत हो गए। तो पहले आपको वो करने हैं जो क्वेश्चंस इजी हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज करनी है ना। इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज का मतलब क्या हुआ कि जो टॉपिक पढ़ाया उसी के क्वेश्चंस दे रखे हैं तो आप पहले उसको करेंगे। आफ्टर दैट आपको डीपीपी करनी है, जो आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं। डेली प्रैक्टिस पेपर का जो कंटेंट होता है वो क्लास कंटेंट के साथ मैच करेगा, और जो इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज का कंटेंट है वो एग्जैक्टली एनसीईआरटी से मैच करेगा। पहले हमारे लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्लास में तो हम कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज एनसीईआरटी एंड देन आफ्टर लेक्चर जो आप क्लास में देख रहे हैं वो। तो पहले इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज एंड देन उसके बाद आपको डीपीपी करनी है। उसके बाद मॉड्यूल के लास्ट में क्योंकि मॉड्यूल के लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं दे आर नॉट टॉपिक वाइज, एज पर माय नॉलेज वो एक साथ हैं, और एक साथ आप तभी कर सकते हैं जब आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके होंगे, लेवल 1 लेवल 2 आर्काइव एंड ऑल। तो वहां इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि क्योंकि वहां मिक्सअप है, मान लीजिए आपने शुरू के 10 क्वेश्चन किए और वो सारे क्वेश्चन तो चैप्टर अभी में टॉपिक वहां तक पहुंचा ही नहीं, वो तो लास्ट में आएगा। तो पहले इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज, फिर डीपीपी, फिर उसके बाद आपको चैप्टर में लेवल 1 लेवल 2 आर्काइव ये सब देखना है ना। अगर आप बुक से करते हैं और बुक परचेज करने का कुछ सोच रहे हैं तो मतलब जहां से भी क्वेश्चन करें, इंपॉर्टेंट क्या होता है, बुक भी मेरे हिसाब से वो सही होती है जहां पे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज दिया होता है। बिकॉज टॉपिक वाइज होने का मतलब क्या है कि जितना पढ़ाया उतने क्वेश्चंस आपको ढूंढने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर एक रैंडम बुक आपने ली, एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर मान लेता हूं कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं है, तो होगा क्या कि मैंने आपको पढ़ाया किंगडम मोनेरा का स्टार्टिंग चीज, और आपने जब चैप्टर देखा तो 300 क्वेश्चंस हैं और वो पूरे मिक्सअप हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और वायरस, लाइकेन सब मिला हुआ है। अब ढूंढते रहो किंगडम मोनेरा के क्वेश्चंस कितने हैं और मुझे कौन से करने हैं, आज सर ने क्या पढ़ाया। तो प्रेफरेंस क्या होती है, प्रेफरेंस होती है कि आप टॉपिक वाइज जहां क्वेश्चंस दिए हो वहां से प्रैक्टिस करें तो आपका टाइम बच जाएगा, है ना। बाकी आप जहां से भी करें वो कोई इश्यू नहीं है। क्लियर? हर्षिता ने लिखा है सर एमटीजी गाइड ले सकते हैं क्या? ठीक है, अगर आपके पास टाइम है क्वेश्चंस करने के लिए तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं। एमटीजी इज ए गुड बुक। मैं रेकमेंड तो कोई बुक नहीं करता बिकॉज सारी बुक्स एक जैसी है। पहले आपको कैल्विन का ही मॉड्यूल कंप्लीट करना है, अगर उसके बाद आपको मोर प्रैक्टिस के लिए है तो फिर आप उसको कवर अप कर सकते हैं, है ना। ओके, है ना। इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज, डीपीपी, कैल्विन का मॉड्यूल, एंड आफ्टर दैट आप प्रैक्टिस जहां से भी करें, ट्राई टू डू टॉपिक वाइज। क्लियर?
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। किंगडम प्रोटेस्टा की आपको क्लासेस पढ़नी है एंड किंगडम फाइलम फंगी पढ़ना है, ठीक है। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।